बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और उम्मीद है कि यू आर हैविंग अ लवली लवली हैप्पी पॉजिटिव प्रोडक्टिव मॉर्निंग। व्यूअर्स, जब हम बात करते हैं किसी भी चीज़ की तो हम हमेशा यही सोचते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें वेट लॉस की। वेट लॉस एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हर बंदा बात करता है, हर बंदे की डिस्कशन चल रही होती है और फॉर सम वियर्ड रीज़न हर बंदे का आजकल कंसर्न भी है, जो मुझे समझ नहीं आती क्योंकि हम सब की बॉडी टाइप्स डिफरेंट है। लेकिन खैर ये एक और दिन का टॉपिक है, जब किसी और वक्त हम बात करेंगे। लेकिन जो बात मैं पॉइंट आउट करना चाहती हूँ वो ये है कि हम बहुत सी चीज़ों की नीयत तो कर लेते हैं, प्लान तो कर लेते हैं कि जी हम फ़लाँ चीज़ करेंगे, हम फ़लाँ चीज़ करेंगे, लेकिन जब वो चीज़ करने का टाइम आता है तो हम बार बार चीज़ों को डिले पे डाल देते हैं। वेट लॉस की इसलिए बात करूँगी क्योंकि ये ज़रा ईजियर टू एक्सप्लेन और हर बंदा या एटलीस्ट बंदा जो भी अपने घर में है वो इससे रिलेट ज़रूर कर सकता है। तो अगर रिलेट करने की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वेट लॉस का प्लान बनाया है, सब बैठे आपस में गप लगा रहे हैं, यार मैंने वेट कम करना है, मैंने वेट कम करना है। अच्छा, सब बातें कर रहे हैं तो आगे से एक बंदा घूम के कहता है हाँ मैं करूँगी, लेकिन मैं कल से डाइटिंग शुरू करूँगी, आज ना मैंने रज के खाना है। वो कल कभी आती ही नहीं है व्यूअर्स। कितनी दफ़ा आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई नियत की हो कि यार मैंने वेट कम करना है और आपने सोचा हो कि यार आज ना मैं रज के खा लेती हूँ। जी, आपने आज रज के खा लिया ना तो कल आपने कोई डाइटिंग डूटिंग नहीं करनी, कोई आपने अपनी वेट को मेंटेन करने के लिए एफर्ट नहीं करना। अभी इस टाइम इसी वक्त अगर कोई 4 लोग जिम जा रहे हैं, 3 लोग जाएंगे, एक कहेगा यार आई विल गो टुमारो, आज रहने देता हूँ। वो जो आज चले गए वो चले गए, वो शायद कल भी चले जाएंगे, लेकिन जो आज के दिन नहीं गया उन्हें कल भी नहीं जाना। इट्स एज सिंपल एज दैट। हर चीज़ को कल पे डालना व्यूअर्स एक डिफ्लेक्टिव किस्म का अप्रोच है। यानी कि कोई चीज़ आपकी तरफ आती है तो आप उसको ऐसे करके डिफ्लेक्ट करते हैं, यानी कि जिस तरह आपकी तरफ आया टेनिस का बॉल तो आपने उसे ऐसे करके मार दिया और वापस अपने कोर्ट से बाहर सुट दिया। तो होता ये है कि ये एक डिफ्लेक्टिव मोड होता है कि जी मैंने वेट कम करना है, मैं कल से डाइटिंग करूँगी। लो जी, आज के दिन जो जी में आया किया, एक्सरसाइज भी नहीं की, कोई चीज़ नहीं की कि भाई मैं कल से डाइटिंग शुरू करूँगी, कल से मैं वेट मेंटेनेंस की चीज़ें शुरू करूँगी, और कुछ भी नहीं होता। मेरा एटीट्यूड और रवैया अब बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। मैं जब छोटी होती थी तो मुझे यही होता था, असाइनमेंट है, परसों ड्यू है, अच्छा परसों ड्यू है, चलो आज नहीं कल कर लूँगी, कल सुबह कर लूँगी अपने उसके बाद स्कूल या कॉलेज के बाद। अच्छा, स्कूल कॉलेज से पढ़ लिख के घर आए, अच्छा यार थकी हुई हूँ, रेस्ट कर लेती हूँ, चलो बाद में कर लूँगी। वो बाद में या कल आता ही नहीं है और सर पे फिर असाइनमेंट ड्यू हो जाती है। मैंने अपने आप को इस चीज़ से सेव करने के लिए, बचाने के लिए एक चीज़ करनी शुरू कर दी है कि जब मैं किसी चीज़ की कोई इंटेंट बनाती हूँ तो इमीडिएट उस पर एक्शन लेती हूँ। जैसे कि मुझे याद है कि जब मैंने अपनी आप को एक्सरसाइज की तरफ वापस लेके आना था, मेरे से नहीं हो रही थी एक्सरसाइज, ट्रेनिंग की तरफ नहीं वापस जाया जा रहा था, तो मैं हर रोज़ यही कहती थी कि यार कल ना मैं किसी से बात करूँगी, कल ना मैं किसी ट्रेनर से डिस्कस करूँगी। खैर मैंने क्या किया कि मैंने फ़हीम भाई को फ़ोन किया एक दिन, मैंने कहा बस बहुत हो गई है यार, हर रोज़ कल पे जाती है बात। उनको फ़ोन किया, मैंने कहा जी मेरा ये बैक का इशू है, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे कोई प्रॉपर सर्टिफाइड ट्रेनर चाहिए जो मुझे घर पे आके सुबह 6 बजे 6:30 बजे एक्सरसाइज करा दे। उन्होंने बंदा ढूंढा, उन्होंने मुझे कहा कि ये बंदा है, आप उन्हें कल ही मिल लें। अब मुझे याद है कि उस वक्त 13 या 14 तारीख थी, तो मैंने सोचा कि यार 13-14 तारीख है, मेरे जहन में आई ये बात कि फर्स्ट से स्टार्ट करती हूँ। 13-14 से स्टार्ट करने का क्या सिस्टम है? बड़ी दफ़ा लोग ऐसा करेंगे 20th 21st होगी महीने की तो कहेंगे यार फर्स्ट से शुरू करेंगे। लो जी, वो फर्स्ट भी नहीं आती। इसी तरह हुआ, मैंने बात की उनसे, उन्होंने कहा जी कल आप उनसे मिल लें। मेरा दिल नहीं मान रहा था, खैर मैं दिल ना दिमाग, खैर मैं ज़बरदस्ती अपने आप को जैसे कैसे करके सलमान भाई जो अब मुझे ट्रेन करते हैं उनसे मुलाकात कर ली। वो दिन है, आज का दिन है, वो एक्सरसाइज का सिस्टम और सिलसिला शुरू हो ही गया। अब अगर मैंने डिले पे किया होता तो शायद मैं कभी सलमान भाई जो मुझे ट्रेन करते हैं उनको कॉल ही ना करती, शायद मैं उनसे बात ही ना करती। जहन में आई बात, निकल गई और 100 चीज़ें। देखिए व्यूअर्स, प्रायोरिटीज़ हर बंदे की ज़िंदगी में एक या दो नहीं होती, बहुत सी होती हैं, जिसमें आपके बच्चे, आपका घर बार, आपकी फैमिली, आपके इन लॉज, आपके हस्बैंड या वाइफ, आपका करियर, बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, अपनी सेहत। अब हर चीज़ को आप नंबर 1 प्रायोरिटी पे लेके नहीं जा सकते। इस वजह से जब जब आपको जैसी जैसी चीज़ की अपॉर्चुनिटी मिले उसको अवेल करें। लोग क्या कहते हैं, वेट कम करना है, ऐसा करते हैं कि कल से हम एक्सरसाइज भी शुरू करेंगे, कैलोरी डेफिसिट में भी जाएंगे, चीनी को भी छोड़ देंगे, मतलब ये सब चीज़ें एक साथ शुरू करेंगे। देखिए, एक ही टाइम पे एक ही दिन एक्सरसाइज भी, खुराक में भी आपने अपने चेंजेस लाए, ठीक है ना, एक्सरसाइज,
खुराक में चेंजेस, और उसके साथ साथ अब आप कैलोरी डेफिसिट में भी जा रहे हैं। क्या हो रहा है कि आपने बहुत सी चीज़ें एक वक्त पे चेंज करने की कोशिश की, शायद आप उसको स्टिक, वो जो कहते हैं ना, यू वोंट बी एबल टू स्टिक टू इट आइदर। तो क्या बेहतर नहीं है कि जैसे जैसे जो जैसे कि अगर आपने वेट कम करने के बारे में सोचा हुआ है, एक्सरसाइज शुरू कर दें। कैलोरी डेफिसिट में चले जाएंगे, पहले बॉडी को एक्सरसाइज की आदत तो डालें, हफ्ता 10 दिन 2 हफ्ते। अब मैं ऐसे ही करती हूँ, जब मुझे नज़र आता है कि मैंने वेट को कंट्रोल में लेके आना है, सबसे पहले मैं अपनी एक्सरसाइज को इंक्लूड करती हूँ या इंक्रीज़ कर देती हूँ। साथ में मैं जब हफ्ता 10 दिन गुजरते हैं और ज़रा आदत पड़ जाती है एक्स्ट्रा एक्सरसाइज की, तो फिर मैं अपनी खुराक को भी थोड़ा रिड्यूस कर देती हूँ, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। जहाँ 2 रोटियाँ खा रही हूँ वहाँ पे 1.5 रोटी पे आ गई, एक टाइम आधी खा ली, एक टाइम फुल खा ली। मतलब 1 कप अगर चावल लेती हूँ तो आधा कप कुछ दिन ले लिया, और फ़ौरन ही अपनी चीज़ को मैनेज कर लेती हूँ। कभी भी अब मैं एक्सट्रीम पे नहीं चीज़ के पहुँचती। अपने आप को देखिए व्यूअर्स, जितनी मुश्किल चीज़ होगी उतना ही मुश्किल होगा उससे वापस आना, राइट? और जितना टाइम उसको ख़राब होने में लगा होगा। सो हर चीज़ को टाइमली टेक ऑन करें। मैं तो अब ये करती हूँ, कोई भी चीज़ हो, क्योंकि सच्ची बात बताऊँ व्यूअर्स, भूल भी जाती हूँ। 2 चीज़ें मैं फ़ौरन करती हूँ। सबसे पहले तो जैसे ही किसी चीज़ की कोई कमिटमेंट करूँ अपने फ़ोन में, जैसे कि ये मेरा कैलेंडर है, मैंने कैलेंडर खोला, कैलेंडर के अंदर अपनी डेट टाइम जो भी चीज़ का डालना है वो डाल दिया। एक तो मेरा रिमाइंडर आ गया, वो 1 दिन पहले का भी रिमाइंडर होता है, और उस दिन जब भी इवेंट होता है उससे घंटा पहले का रिमाइंडर होता है कि अगर मैं कहीं इधर उधर भी हूँ और मेरे जहन से निकल भी गया है तो घंटा इज़ मोर देन एनफ टाइम किसी जगह पे पहुँचने का। मैं लिटरली, मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं तो फ़ौरन ही जो है ना लिखत पढ़त शुरू कर देती हूँ। हाँ, मैं करती हूँ, इसलिए करती हूँ क्योंकि फ़ौरन ही मौके पे फिर बंदा चीज़ को, या तो चीज़ को मैनेज कर लें या उसका रिमाइंडर डाल दें। फिर अगर मैं अपने करियर की बात करूं व्यूअर्स, जिस भी चीज़ को मैंने डिले कर कर के लटका के किया, वहाँ पे मैंने बर्बादी ही पाई। लेकिन जिस चीज़ को मैंने मौके पे किया और तरीके से किया, उस चीज़ में कामयाबी हासिल की। अब अपनी बिजनेसेस को आप मेरी ले लें, मैंने 5 साल अपनी एक ब्रांड है, स्किन केयर है कि उसके ऊपर मेहनत की, उसको एक सर्टेन लेवल पे पहुंचाया। फिर मुझे महसूस हुआ कि अब इसको इम्प्रूव करना है। 2-3 महीने से ये बात जहन में घूम भी रही थी, ब्रांड के अपनी टीम के साथ भी बात चल रही थी। इवेंचुअली फिर मैंने ये डिसाइड किया कि ये तो बात चलती रहेगी। अगर मैंने अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर करना है, उनकी फॉर्मुलेशन को बेहतर करना है, उनकी शक्ल को बेहतर करना है, तो अभी करूँ। किस चीज़ का वेट कर रही हूँ? हाँ, फाइनेंसेस नहीं है, चीज़ें नहीं है, तो उसके ऊपर आप वर्किंग तो कर सकते हैं। और वही हुआ व्यूअर्स, हमने वर्किंग शुरू की, फाइनेंसेस का ज़रा सा इशू था, चीज़ों को मिलजुल के मैनेज कर लिया। अल्टीमेटली व्यूअर्स, मेरा पॉइंट ये है कि चीज़ों को जितना हम लेट स्टार्ट करते हैं उतना ही टाइम फिर उस चीज़ को करने में लगता है। और स्पेशली अगर एक चीज़ में बहुत से स्टेप्स हैं और उसमें बहुत टाइम लगना है, तो जितना आप डिले करेंगे उतना ही ज़्यादा उस डिले के साथ एडेड टाइम उस चीज़ को करने में लगेगा। सो आज की बात को कल पे ना डालें। हम बच्चों को तो चीख के कहते हैं अभी बिस्तरा बनाओ, अभी ये चीज़ करो, अभी खाना खा के जाओ, लेकिन अपनी ज़ात को चीज़ों पे डिले पे डालते जाते हैं। तो फिर बहुत से जो मेजर चेंजेस, अब घर को अगर आपने, जैसे कि बहुत से लोग घर की हर रोज़ सफाई भी कराते हैं और फिर हफ्ते में 1 दफ़ा, महीने में 1 दफ़ा डीप क्लीन भी कराते हैं। अब मैं क्या करती हूँ कि घर में अलमारियाँ वगैरह, चीज़ें वगैरह, जो मतलब कपड़ों वगैरह की अलमारियाँ, वो तो आपको पता है सीज़न टू सीज़न सारा कुछ निकलता है बाहर, और नए सीज़न के मतलब गर्मियों के, सर्दियों के कपड़े चेंज होते हैं। उसके अलावा भी महीने में 1 दफ़ा सारी चीज़ें बाहर निकाल के, अलमारियों को हवा दे के, चीज़ों को चेक करके, कभी कभी व्यूअर्स हल्का सा सीला कपड़ा भी आप अलमारी में डाल दे तो पूरी अलमारी से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। नाउ द पॉइंट इज़, ध्यान से चलना, चीज़ों को टाइमली करना। अब अगर आप इस किस्म के काम टाइमली करेंगे, अपने किचन की कैबिनेट्स वगैरह को देखिए, कीड़े मकोड़े, कॉकरोच, मक्खी मच्छर, चीज़ें मर जाती हैं, कभी कभी कुछ जानवर, छिपकली वगैरह घुस जाती है। अगर आप अपने किचन की कैबिनेट्स वगैरह को हफ्ते में 1 दफ़ा या हर 10 दिन के बाद नहीं करेंगे, अब वेट ना करें कि कोई डिज़ास्टर हो तो आप जाके चेक करें। अब आपको महसूस हो रहा है कि घर के अंदर आपकी खुदा न खास्ता गैस की लीक है या स्मेल आ रही है गैस की, आप उसी वक्त, उसी लम्हे, मौके पर उसके साथ डील करें। वेट ना करें कि कोई ब्लास्ट हो या कोई ऐसी, कोई खुदा ना खास्ता धमाका हो जाए आपके घर में, उसके बाद आप कहें कि हाय मुझे करा लेना चाहिए था। 90% व्यूअर्स डिज़ास्टर्स अवर्ट हो जाते हैं जब आप टाइमली उन पे एक्शन लेते हैं। बड़ी दफ़ा लोग कहते हैं कि यार गाड़ी का टायर ही फट गया। भैया आपको जब पता था कि आपकी गाड़ी का टायर बिल्कुल घिस गए हैं सारे, और 3-4 महीने, 6 महीने से आपको पता है कि आपने गाड़ी के टायर बदलने हैं या बाइक का टायर बदलना है, अब वो घिसा हुआ टायर किसी ना किसी स्टेज पे तो फटेगा। फिर आपको ना सिर्फ उसका टायर चेंज कराना पड़ेगा, साथ में जो गाड़ी के एक्सीडेंट का नुकसान होगा वो भी भरना पड़ेगा। सो प्लीज़ व्यूअर्स, टाइमली, आज की बात कल पे ना डालें। बच्चों के फांसी टीके लगने हैं, टाइम पे लगाएं, बल्कि टाइम से 2-4-5 दिन पहले जाके वो लगवा लें।
जो चीज़ टाइमली होती है उस चीज़ का रिजल्ट भी बेहतर होता है और आपको नुकसान भी कम भुगतना पड़ता है। आइए किचन की तरफ रुख करते हैं, शेफ़ फ़खरुन्निसा से उनकी इस टॉपिक पे राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ माशाल्लाह। कितना खूबसूरत दुपट्टा, खूबसूरत आउटफिट आज आपने पहना। थैंक यू सो मच। लुकिंग लवली इन ब्लैक। थैंक यू। एंड जुमा मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा मुझे ये बताइए शेफ़ फ़खरुन्निसा कि अगर आज हम बात कर रहे हैं आज की बात कल पे ना डालने की, तो फ्रॉम अ किचन एंड अ होम पर्सपेक्टिव वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल भी डिले पे नहीं डालनी चाहिए? लेकिन आपकी बात से अगर हम ये करते हुए बात करें कि वाकई आज की चीज़ कल पे ना डालें, क्योंकि सम टाइम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अल्लाह की तरफ से अचानक से हमारे उसमें आ जाती हैं। तो जिस तरह हम किचन से आप रिलेटेड बात कर रही हैं, लाइक कोई दावत है, घर पर कोई काम है, तो अगर आप थोड़ी सी उसको हाफ प्रिपरेशन आज करें और आप उसको ये ना सोचें कि कल ही करूँगी, और कल आप उठते हैं आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ आ जाती है जो आपके उसमें इख्तियार में भी नहीं होती है, तो उससे बेहतर है कि आप अपनी तैयारी पहले से करके। इसी तरह ही जैसे हम अपने बच्चों की बात करते हैं कि जब मौसम चेंज होता है तो हम उनके कपड़े वगैरह पहले निकाल कर उनको कर लें, बजाय कि हम मौसम बदल गया, अब अचानक से भाग दौड़ पड़ गई है जी, अलमारियों से चीज़ें निकल रही हैं और उलट पुलट सब कुछ हो रहा है। तो इन चीज़ों को देखते हुए ये बात बिल्कुल परफेक्ट है कि आप अपनी जो काम है, हम आज का काम कल पे बिल्कुल भी ना डालें, और बिफ़ोर टाइम मैं तो ये कहूँगी कि बिफ़ोर टाइम अपनी चीज़ों को मैनेज किया करें। बिल्कुल सही। द पॉइंट इज़ व्यूअर्स, किचन में भी अभी जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमें शेफ़ फ़खरुन्निसा गाइड करेंगी कि वो कौन सी चीज़ें डिले पे नहीं डालती। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, छोटा सा है। फ्रिज में सब इस वक्त जो प्रोग्राम देख रहे हैं, एक लम्हे के लिए सोचे कि क्या आपने लास्ट टाइम अपने फ्रिज को कब खाली किया था या नीट किया था। 2-2, 3-3 साल गुजर जाते हैं, लोग अपना फ्रिज नहीं साफ़ करते। जिस तरह बाकी जगहें गंदी होती है व्यूअर्स, किचन में के फ्रिज के अंदर इतनी चीज़ें हम लोग डालते हैं, रखते हुए हैंडल उसका गंदा हो जाता है, खाने के अंदर कोई चिक्की की कोई चीज़ गिर जाती है, सोचते हैं कल साफ़ करेंगे, परसों करेंगे। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि फ्रिज और फ्रीज़र की सफाई नहीं होती। अब व्यूअर्स उसको कल पे डाल के कभी कभी महीनों पुरानी चीज़ फ्रिज में से निकलती है, जिसके अंदर बदबू भी होती है, उसमें भी फंगस लगी होती है, उसकी वजह से बाकी फ्रिज में भी ख़राब हो रही होती हैं चीज़ें। खाने की चीज़ अगर आज बनी है और आज के दिन में नहीं ख़त्म हुई, तो उसको कल या परसों किसी के ख़राब होने के बाद देने का क्या फ़ायदा, मौके पे दें। तो इसी तरह की ट्रिप्स हम शेफ़ फ़खरुन्निसा से भी लेंगे, जहाँ पे हमारी वेस्टेज भी कम हो और नुकसान भी हमें ना बर्दाश्त करना पड़े, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आ गए किचन में। किचन में आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं जो अपनी दाल माश ढाबा स्टाइल। ओह वेरी नाइस। तो लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने थोड़ा सा आपके आने से पहले थोड़ा सा शुरू कर दिया था कि थोड़ा सा ये हो जाए। उसके बाद तो इसमें इसके बाद हम थोड़े स्पाइसेस डालेंगे और उसके बाद हम टमाटरों की पेस्ट डालेंगे इसमें, जो चॉप हुए टमाटर है। और मसाला जब अच्छे से भुन जाएगा तो जो दाल है हमने वो बॉईल की हुई है 80% तक, तो उसको हम बाद में इसमें डाल के इसको फ्राई करेंगे। इसमें पानी का कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं जाता, इसमें ज़रा ज़्यादा जो है घी के साथ दाल एक्चुअली ज़रा खड़ी खड़ी मज़े की लगती है। लोगों ने इसको भी ना ग्रेवी स्टाइल बनाना शुरू कर दिया है। टू मच ग्रेवी के साथ ना उसका वो मज़ा नहीं आता। और इसमें आप अचारी मसाला भी डाल सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट। जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा, तो इसको कितना हमने फ्राई करना है? इसको हल्का सा लाइट ब्राउन सा होता है तो हम इसमें जो है अपने स्पाइसेस डालना शुरू करते हैं। हल्का सा ये लाइट ब्राउन होगा तो हम स्पाइसेस डालेंगे। अच्छा, ये वाली डालेंगे मिर्च? पूरी मिर्च डलेगी, हाँ जी ये पूरी जाएगी। ये सब पूरा जाएगा? सुर्ख मिर्च तो पूरी जाएगी, हल्दी बेशक इसमें सब थोड़ी सी हल्दी भी पूरी डाल दें, नमक भी, ये सब चीज़ें तकरीबन सवाई गरम मसाले के अलावा हम हाँ जी डाल दें। थोड़ा कम रख लें बेशक, रखना चाह रही हैं तो थोड़ा सा नमक तो थोड़ा सा ये नमक ना ज़्यादा लेती है दाल, हाँ जी, लेकिन फिर भी आप अपना हाथ रोक कर डालें। ये नमक का तो हम बाद में बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि हमने मसालों को भूनने के बाद बेसिकली तो उसमें हमने टमाटर डालने अपने 2 मिनट ज़रा हम इसको भून लें। नमक हमने साइड पे रख दी। ये क्या है? ये गरम मसाला, ये लास्ट में डलेगा। ये लास्ट में डलेगा। थोड़ा सा हमने बस ये जैसे कि आप देख रहे हैं ना, मसाले को कुक कर लिया, मिर्चों को कुक कर लिया। एक्चुअली मिर्चें अगर अंदर से कच्ची रह जाए ना, ये बाहर से सही तरह कुक ना हो, तो जब आप बाइट करते हैं तो वो इतनी तेज़ होती है कि हालत ख़राब हो जाती है। वैसे भी वो सेहत के लिए भी अच्छी नहीं, तो उसको थोड़ा सा कुक करके ही मिर्चों को, रेड वाली स्पेशली। पहले टमाटर डालें? आप टमाटर डालें पहले टमाटर। ठीक है जी।
ये देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाली नहीं होती, बहुत ज़्यादा टमाटर लहसुन अदरक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालना। हमारे पास 1 किलो है दाल, तो उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल ठीक है। और अभी ये ड्राई हो जाएगा मसाला, हम इसमें अपनी दाल को साथ इसके फ्राई कर लेंगे। अच्छा आप तब तक ना अपना वो कर लें, रेसिपी शेयर कर रेसिपी शेयर कर लें, इंग्रेडिएंट्स। ठीक है। उसके बाद क्या क्या चीज़ें आपको अपने किचन में डे टू डे करनी चाहिए ताकि बाद में आप किसी डिज़ास्टर से बच जाएं। हाँ जी, पहले मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ। दाल माश उसके लिए हमने ली है 1 किलो, घी लिया है 250 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 3 खाने का चम्मच, साबित सुरख मिर्च 5 से 6 अदद, टमाटर की प्यूरी 8 खाने के चम्मच, नमक हस्बे जायका, सुरख मिर्च पाउडर 1.5 खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, पानी हस्बे ज़रूरत, गरम मसाला आधा चाय का चम्मच। और तड़के के अंदर इसके हम अगर आप चाहें तो इसको सेपरेट तड़का घी का लगाकर मज़ीद इसको आप कर सकते हैं। घी उसके लिए 3 से 4 खाने के चम्मच, हरी मिर्च लेंगे 3 से 4 अदद, अदरक 2 खाने के चम्मच और हरा धनिया गार्निश के लिए। बिल्कुल सही। अच्छा, अब कौन सी चीज़ें आपको डे टू डे बेसिस किचन में करनी चाहिए ताकि आप किसी बड़े डिजास्टर से बचें? डे टू डे तो देखो सफाई, सबसे पहले तो सफाई। जब आप सफाई करते हैं व्यूअर्स अपने किचन की, तो वो जो कहते हैं ना मगरों लाने वाली सफाई ना किया करें। अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि यार अभी ऊपर ऊपर से कर देते हैं, बाद में कर लेंगे। किचन में जैसे कि अगर आपके चूल्हे पे ग्रीस गिर गई है, अगर आप अपने चूल्हे के पे गिरी हुई ग्रीस उसी वक्त मौके पे नहीं साफ़ करेंगे, वो ऐड अप होती जाएगी और फिर वो काली कई की तरह ना जम जाएगी आपके चूल्हों पे। सो एटलीस्ट ये करें कि जो आपकी सर्फेसेस हैं उनको नीट प्रॉपर रखा करें, चीज़ को डिले पे ना छोड़ा करें। अब कोई कलर वाली चीज़ आपकी वाइट किसी सरफेस पे गिर गई है, जैसे कि अनार का जूस हो गया या ग्रेप जूस हो गया, हल्दी का पाउडर, हल्दी का पाउडर कलर अपना छोड़ देता है, अगर आप उसी वक्त उसको नहीं नीट करेंगे तो वो पक्का हो जाएगा निशान। तो इन चीज़ों को उसी वक्त कर लेना मेरे ख्याल से एक बेहतर डिसीजन होती है। और क्या क्या किचन में किया जा रहा है? मुझे उससे याद है कि अक्सर हम दूध बॉयल करने के लग जाते हैं, जो कि उसको ज़रूरी बॉयल जो है ना उसका बाहर आ जाता है, और हम अक्सर क्या करते हैं बाहर से साफ़ कर लिया, उसका जो है नीचे जो स्टोव के जो नीचे स्टैंड है उसको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। वो क्या होता है उसके ऊपर तहों पे तह जमी जाती है, क्योंकि लोगों को मैंने देखा कि वो बस बाहर से कर लिया उसी टाइम साफ़, और चलो जी ये नेक्स्ट डे करेंगे या फिर कभी फारिग होंगे तो तब करेंगे। सब्जियां भी लोग कट करके ना काट के उस पर कुछ भी लगाए बगैर, उसको किसी चीज़ में बंद किए बगैर किचन में वो फ्रिज में रख देते हैं। ये भी एक बड़ी गलत प्रैक्टिस है। अब अगर आपने प्याज कट कर दिया, चाहे वो आप उसको बाहर रखें या फ्रिज में रखें, उसमें बैक्टीरिया जा रहा है, आप उसको कवर करें किसी चीज़ में, या कोई अपना ऐसा, जैसे हमारे घर में 2-3 ऐसे डब्बे हैं जिनमें एक जिसमें हम फ्रूट ही कट हुआ डालते हैं और एक हमारा शीशे का है वो कंटेनर, और इसी तरह हमारा एक डब्बा है जिसके अंदर हम कभी सब्जी वगैरह कटी भी हो, तो मैंने यही कहा कि भाई अगर आधा नींबू काट दिया है, हरी मिर्च थोड़ी सी काट के, तो वो चीज़ें वेस्ट ना करें। बिल्कुल, क्योंकि ये वाली चीज़ें जो आप फ्रिज में अपने साइड पे रख देते हैं ना, वो जिस तरह फ्रिज के अंडे वाली जगह पे साइड पे रख दिए, वो पड़े ही रहते हैं। हाँ, अक्सर क्या है जी, टमाटर आधा यूज़ किया आधा उधर रख दिया, और वो क्या होगा एक दिन के बाद वो भी ख़राब होगा, सारा उसका जो पानी था निकल आता है वो भी। अक्सर ऐसे होता है कि मैंने देखा है लोगों की फ्रिज में ये चीज़ें यूजुअली जो पड़ी होती हैं। और सोचने की बात है ना व्यूअर्स, बंदा फिर ये सोचता है कि यार हम इनके घर खाना खाने के लिए आए हैं, तो इन्होंने तो जो खाने में जिस तरीके से चीज़ें ये रखी हुई हैं, तो फिर बंदा भी रिकन्सिडर करता है। और मुझे तो हमेशा मुझे याद है मेरी नानू हमेशा एक ही बात कहा करती थी कि अगर किसी के घर की सफाई सुथराई देखनी है ना, उनकी लेवल ऑफ सफाई देखनी है, तो उनका किचन देखें या उनके घर के वॉशरूम देखें, आपको साफ पता चल जाएगा कि वो उनकी वो किस सिचुएशन में है। देखो ऊपर की सफाई तो हर बंदा ही कर लेता है सरसरी से, प्रॉपर तरीके से चीज़ों को मैनेज करना एक बड़ा मुख्तलिफ अमल है। तो लोग बाहर से सफाई कर लेते हैं, कैबिनेट्स खोलेंगे एकदम से तो अंदर से चीज़ें सारी बाहर जा रही होगा, गंद होगा। अच्छा, इसी के साथ साथ डे टू डे जो आप एक चीज़ कर सकते हैं, देखिए डे टू डे रात को खाना अपना फ्रिजों में समेटने से पहले एक दफ़ा देख लें, अगर आपने वो चीज़ कल नहीं खानी तो उसको डब्बे में पैक करके फ्रिज में ऐसे रख दें कि अगले दिन आपके घर में कोई काम करने वाला आए या कोई इस तरह का बंदा, आप उसको दे दें। खाने को फ्रिज में रखना कि आगे देखी जाएगी। बिकॉज एक दिन आज बना खाना कल आप मैक्सिमम उसको खा सकते हैं, परसों पे बात जानी ही नहीं चाहिए। आजकल के सीज़न में ख़राब हो जाता है। उसके अलावा इन जनरल जब आपको पता है कि घर में हर रोज़ डिमांड होती है कि जी दाल भी अगर हर रोज़ बननी है तो हर रोज़ फ्रेश बने, तो फिर आप चीज़ को डिस्कार्ड करें तरीके से। डिस्कार्ड से मुराद है कि किसी को दे दें। कूड़े में खाना फेंकना हर रोज़ ये भी शदीद ज़्यादती है। अब इसी के साथ मैं एडिशन करूँगी कि देखें खाना वगैरह आपने घर में बनाया हुआ है, ठीक है, सब्जियां आपने काटी, फल वगैरह आपने काटे, उसके जो बकिया हिस्से हैं, जैसे कि हमने पहले भी कितनी दफ़ा समझाया कि किसी भी जगह पे घर में मिट्टी को खोद लें और उसके अंदर
वो सब चीज़ें तो वो डालना शुरू कर दें। उसी जगह पे आप डालते रहेंगे इस तरह की सब्जियां वगैरह, वो इतनी अच्छी खाद बन जाएगी, अपने पौधों में डाल लें। तो ये डे टू डे करने वाली चीज़ें होती हैं। बिल्कुल, ये हमें साथ साथ जो है ना इन चीज़ों को करते ही रहना चाहिए। और एक दूसरे से हम ये जो शेयर करते हैं सारी बातें, वो इसीलिए कि ताकि अगर किसी के माइंड में कोई चीज़ समटाइम नहीं आती तो हम एक दूसरे से शेयर ही इसीलिए करते हैं ताकि कुछ पॉइंट्स मेरे हों, कुछ इनके हों, कुछ आप लोग अपने शेयर करें। देखो किचन क्या, पूरे घर में अगर आपकी कोई भी चीज़ खराब होती है तो आप उसे मौके पे ठीक कराएं। लोग क्या कहते हैं, अच्छा ये बिजली का काम कराना है, जब फलां चीज हम वो भी कराएंगे तो तब भी इसको करा लेंगे। वो टाइम ही नहीं आता, ये बात तो वो टाइम ही नहीं आता। ये सोचा होगा कि जी हम जो है वो बिजली के सॉकेट ख़राब हुए हैं, हमने वो सारे जो प्लग्स हैं उनको बदलने हैं। अच्छा वो प्लग बदलने हैं तो वो प्लग्स बदलने पे बात ही नहीं जा रही। क्यों प्लग बदलने पे बात नहीं जा रही? क्योंकि सोच रहे हैं कि यार वो अभी किचन में भी एक फ़लाँ चीज़ ख़राब हुई है, वो भी ठीक करा लेंगे, फ़लाँ की ये चीज़ है वो भी ठीक करा लेंगे। वो ऐड ही होती जाती हैं। भाई अगर कोई चीज़ ख़राब हुई भी है उसको उसी वक्त मौके पे ठीक कराएं। कभी कभी ऐसा भी होता है आप कोई चीज़ ठीक नहीं कराते हैं टाइमली और बाद में कहते हैं कि जी आपने उसी वक्त ले आते तो हम ठीक करते। सही हो जाती है, मज़ीद ख़राब हो चुकी होती है चीज़। तो जितनी फुर्तियों से हम अपने ख़राब मोबाइल्स को ठीक कराते हैं, उतनी ही फुर्ती से अगर हम अपनी इन चीज़ों को ठीक करना शुरू कर दें तो हमारे घर में कभी कोई मसाइल ना हो। लोग कहते हैं ना, पता नहीं ये वाली चीज़ हमारे घर में पड़े पड़े ही ख़राब हो गई। पड़े पड़े का मतलब है कि आपने उस चीज़ को देखा ही नहीं, एड्रेस ही नहीं किया। इसके साथ साथ देखें, जिन लोगों के घरों में ऐसे कमरे हैं जो यूज़ नहीं होते, जैसे गेस्ट रूम होता है, स्टोर वगैरह होते हैं जिनमें चीज़ें पड़ी होती हैं, प्लीज़ उनको डेली नहीं तो हर दूसरे दिन एयर आउट भी करें। मेहमान आते हैं मौके पे, घर कमरे में से स्मेल आ रही होती है बंद कमरों की, कोई भी जगह बंद रखेंगे एंडलेसली, उसमें से स्मेल आ जाएगी। जैसे ब्लैंकेट्स या कुछ हम कंफर्ट भाई बंद कमरों में भी, मेरे तो गेस्ट रूम में भी, जैसे कि अगर 2 हफ्ते हो गए हमने सारा कमरा में सेट किया हुआ है, कोई नहीं आया उन 2 हफ्ते में, तो 2 हफ्ते के बाद हम वो शीट्स उतारेंगे, बेड कवर ऊपर डाल देंगे, शीट्स को वॉश करेंगे और हर बार नीट एंड क्लीन चीज़ रखेंगे। क्योंकि जो मेहमान भी आपके घर आ रहा है वो तो इस एतबार पे आ रहा है ना कि आप उसको गलाजत में नहीं रखेंगे। अच्छा यहाँ पे क्या सिचुएशन है? बस ये थोड़ा सा टमाटर वो ज़रा सा नरम हो जाए, अच्छा। पेस्ट फॉर्म में आ जाए तो टमाटर को हमने कुक करके बेसिकली, अगर हमने दाल इस पॉइंट पे डाल दी ना तो दाल ज़्यादा वो मैश आउट वो ना हो जाए, ज़्यादा वो हो जाएगी, उसका दलिया सा बन बिल्कुल, जाएगा, और वही चीज़ हमने अवॉइड करनी है। अच्छा, सो अब ये वाली जो टिप्स है ना व्यूअर्स, अभी आप सोचें अपने जहन में, अभी जो भी लोग बैठे हुए हैं कि यार वो कौन सी चीज़ें हैं घर से रिलेटेड या अपनी पर्सनल ज़ात से रिलेटेड जो डिले पे डाली हुई। अगर 10 चीज़ें नहीं, मैं तो ये करती हूँ कि लिस्ट बना लेती हूँ कि दीज आर द थिंग्स आई हैव टू डू। ये चीज़ तो जुगन मैंने आपसे भी सीखी, बहुत चीज़ें मैंने इस तरह की आपसे सीखी है। मैं अक्सर आपकी बात, क्योंकि मैं नया आई थी तो मैंने थोड़ा सा इन चीज़ों को देखना शुरू किया कि आप क्या किस तरह से चीज़ों को मैनेज करती हैं। और मैंने हमेशा देखा आपने अगर कहीं आगे भी जाना है, मैं अक्सर आपका देख रही थी ब्रेक में आप उन चीज़ों को मैनेज कर रही हूँ कि मैंने इस टाइम पे निकलना है। आपका टाइम बहुत कैलकुलेटेड सा होता है, तो मतलब मैंने ये लोग अक्सर देखो, आप जैसे लोगों को, मैं जैसे लोगों को कहते हैं कि यार आप इन सब चीज़ों को मैनेज कैसे करते हैं? जान कोई आसमान से उतर के तो नहीं मैनेज करता ना, हम लोग वो खुद ही करना पड़ता है। जैसे मैंने जब मीडिया में काम शुरू किया, मॉर्निंग शोज़ करने शुरू किए, तो मुझे बहुत से लोग जो मॉर्निंग शो करते हैं उनकी एडवाइस ये आई कि यार तुम ना मॉर्निंग, रात को तो कौन जल्दी सोए, तुम ना प्रोग्राम करके ना सो जाया करो। अब मैं कैसे सोऊं? उस वक्त मैं सिंगल मदर थी, मेरा बच्चा था हमजा, मैं सुबह मॉर्निंग शो पे उसको जाते हुए स्कूल छोड़ दूं, बाद में फिर मैंने उसको स्कूल से भी पिक करना है, उसको लंच कराना होता था, उसको तैयार करना होता था, उसको आगे उसकी एकेडमी मतलब जैसे ट्यूशन हो गई या जो भी चीज़ें थी वो करने के लिए करना होता था। तो मैं किस तरह उसको मैनेज करती अगर मैं सो जाती? तो मुझे फिर अपनी ज़िंदगी और अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज करना पड़ा। मेरे पास वो ऑप्शन या जिसको हम लग्जरी कहते हैं वो थी नहीं कभी कि मैं दोपहर को सो जाऊँ। तो मुझे फिर, अब मुझे अक्सर लोग कहते हैं तुम तो बचपन से ही स्कूल में हो। इट्स ट्रू, 9:30-10 बजे मैं जाके लेट जाती हूँ। अक्सर मेरे इन लॉज में, मेरी अपनी फैमिली में भी लोग नाराज़ होते हैं कि जुगन तो आती नहीं है। अब हाँ, अगर मुझे पता है कि कोई बड़ी ज़रूरी चीज़ है रात को करने वाली, तो मैं फिर उस हिसाब से अपने आप को स्केड्यूल करूँगी। उस दिन फिर मैं दोपहर को सो जाऊँगी 1-1.5 घंटा कि यार रात को मैं मरने वाली ना हो रही। सो देखिए, मैनेज करना होता है चीज़ों को, एक तरीके से ले के चलना पड़ता है। हम ये नहीं कर सकते कि हम ये एक्सपेक्ट करें कि कोई हमारे लिए चीज़ें करेगा। इसमें मिस्टेक हमारी भी है एज पेरेंट्स, क्योंकि होता क्या है व्यूअर्स, माएँ जो हैं वो हमारे मुल्क में, स्पेशली पाकिस्तान में, बच्चों को ना बहुत ज़्यादा ओवर लाड करती हैं और ओवर स्पॉइल करती हैं। और बेसिकली बच्चों को ये बात कही जाती है कि हम ये भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे। तो जब अपने ऊपर पड़ती है ना तो फ़ख्रुन्निसा बच्चों को समझ ही नहीं आती कि क्या करें। हम लोग गोरों को कहते हैं वो तो बच्चों को छोड़ ही देते हैं, बट आई एम सॉरी, वो बच्चों को बहुत इंडिपेंडेंट कर देते हैं। 12 साल का बच्चा अपना खाना बना लेता है, अपने कपड़े धो लेता है, अपना बेड बना लेता है, अपना कमरा क्लीन कर लेता है, एक-एक काम कर लेता है।
और अक्सर बच्चे जो हैं वो उनको पॉकेट मनी भी बाहर इसी बेस पे मिलती है कि भाई तुमने अपने चोर्स किए हैं, अपनी जिम्मेदारियां जो घर की थी वो सारी पूरी की हैं, और फिर तुम्हें पॉकेट मनी मिलेगी। तो हम लोगों को थोड़ा सा इस सिस्टम की तरफ भी जाना चाहिए व्यूअर्स कि बच्चों को यंगर ईयर्स में इंडिपेंडेंट करें। अब हमजा के साथ अक्सर ये होता था, कहता था मैं जब शुरू में गया बाहर तो मुझे कहता था यार मामा मैंने खाना बाहर से मंगवा लिया था इसलिए मेरा बजट आउट हो गया। भाई 6 दफ़ा तुमने क्यों बाहर से खाना मंगाया? तुम्हारे पास स्टूडेंट कार्ड भी है जिस पे तुम जाके खाना खा सकते हो, उसके अलावा मतलब तुम्हारे पास सौदा ग्रोसरी, मैं तो खुद तुम्हारी लेके गई थी जब निकली थी। तो मुझे हमजा क्या कहता है, कहते यार मम्मा वो सोता था कि अभी बना लेता हूँ, फिर कहता था रहने दो क्लास से आऊँगा। तो जो बच्चा 7 से 10 बजे क्लास अटेंड कर रहा है शाम की, रात की, वो रात को 10 बजे आके क्या बनाएगा? कुछ नहीं बनाएगा। वो 10 बजे घर आते हुए कहीं से खाना उठा लेगा। मैंने कहा भाई तुमने अपना कार्ड क्यों नहीं यूज़ किया? कहते मम्मा आपको पता है कैफेटेरिया 8 बजे बंद हो जाती है। तो यानी कि कार्ड भी नहीं यूज़ किया जो प्रीपेड है, उस पर भी नहीं किया जो घर पे सौदा पड़ा है, पैसे वेस्ट हुए। क्यों? क्योंकि उसको बात को कल पे क्या अगले कुछ घंटों पे डाल दिया। सो अगर हम अपने बच्चों को और अपनी फैमिली मेम्बर्स को सही तरीके से गाइड करें, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो रीज़न कि हमारी कोई भी चीज़ डिले पे जाए। लोग हमेशा कहते हैं यार वेस्ट के जो स्केड्यूल्स है ना, और वेस्ट में जो ये लोग तरीके से करते हैं चीज़ें कि वो पाकिस्तान वाले नहीं कर पाते। वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम खुद नहीं करते। बिल्कुल इन चीज़ों की तरफ अगर हम व्यूअर्स खुद जाएंगे तो मतलब कौन है इस दुनिया में जो हमें कामयाबी से रोक सकता है? बिल्कुल। कामयाबी में और नाकामी में सिर्फ डिसिप्लिन और मेहनत का फ़र्क है। और एक दूसरे से देख के सीख लें। कोई ज़रूरी नहीं कि हम ये तो हमने तो अपनी उम्र गुजार दी तो कह रही, जब आपको समझ आए आप उसको तभी से आप करेंगे तो भी कोई नहीं है कि मतलब मैंने पॉजिटिव चेंजेस लाइफ में लेके आना किसी भी एज पे लाए जा सकते हैं, मर्द औरत। मेरे हस्बैंड को बड़ा अरसा ये समझ ही नहीं आती थी कि किस चीज़ की चीज़ों को प्री प्लान करना है। कुछ साल पहले मुझे देख देख के उन्होंने अपनी फ़ोन में ना वो चीज़ें लिखनी शुरू कर दी। आज फैसल मुझे कहते हैं कि यार ये जो तुमने ये मुझे इसकी आदत डाली है ना, बट इट टुक मी ईयर्स, सालों के जानी आप लिख क्यों नहीं लेते हैं, आप लिख क्यों नहीं लेते हैं? हर बात पे घूम के कहते थे कि यार मेरे पास टाइम नहीं होता। आपके पास उस वक्त लिखने का टाइम नहीं होता, बाद में आप तंग होते हैं क्योंकि आपने अपने आप को रिमाइंडर नहीं दिया, निकल जाता है या कोई चीज़ इस तरह से मैनेज नहीं कर पाता इंसान। सो दाल जो है अब लिटरली भुनेगी थोड़ी सी एंड इट्स रेडी टू गो। हम जाएंगे ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जब डिसिप्लिन एंड फोकस की बात कर रहे हैं तो माँ बाप का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चों की अपब्रिंगिंग में भी और उनकी कामयाबी में भी। सो ब्रेक के बाद एक फादर सन ड्यूओ हमें ज्वाइन करेंगे, बहुत ही ब्रिलियंट यंग मैन। उनके फादर से भी जानेंगे कि उनके पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है कि उनका बच्चा बाकी बच्चों की बनिस्बत इतना बड़ा हाई अचीवर है। तो ब्रेक के बाद ये बात होगी, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमें ब्रेक के बाद एक बाप बेटे की जोड़ी ने ज्वाइन किया है। जोड़ी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि व्यूअर्स एक एज और एक स्टेज आती है हर लड़के की, हर लड़की की ज़िंदगी में जहाँ पे माँ से फ़र्क किस्म की सपोर्ट एंड गाइडेंस चाहिए होती है और बाप से बिल्कुल मुख्तलिफ चाहिए होती है। और अगर दोनों पेरेंट्स अपना अपना रोल पॉजिटिवली अदा करें, इफ़ बच्चा इज़ लकी इनफ टू हैव बोथ पेरेंट्स, कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं डिवोर्स हो जाती है, डेथ हो जाती है, व्हाटएवर, वो एक सेपरेट चीज़ है। लेकिन अगर एक बच्चे को प्रॉपर तवज्जो दी जाए, साथ फोकस के और डिसिप्लिन के उसके साथ चला जाए, तो मैं ये मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ कि वो बच्चा जिस भी चीज़ में उसका इंटरेस्ट है उसमें कामयाब ना हो। आज हमारे साथ हाफिज़ मोहम्मद मुजम्मिल अवान है, हमारी हॉट सीट में गेस्ट ऑफ ऑनर। अब्बू को इनके हमने सपोर्ट में बुलाया है साथ। क्लास 9th के स्टूडेंट हैं, 15 साल के हैं। इन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़े ही मुश्किल मुकाबले में हिस्सा लिया। 40 ममालिक उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, बहुत से स्कूल्स थे, हज़ारों स्टूडेंट्स थे और उसके अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। तो वो क्या चीज़ थी और उसके पीछे बैक स्टोरी क्या है, ये तो हमें मुजम्मिल बताएंगे अभी। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। उसने बिल्कुल ठीक मेरी जान, आपको बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। अभी किस चीज़ की देर है वो आप हमें ही समझाएंगे। दैन हमारे साथ वो जो कहते हैं ना हर कामयाब मर्द के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, ये स्टेटमेंट बहुत पुरानी हो गई है। हर कामयाब इंसान के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, ये बात करेक्ट होगी। जैसे कि इस वक्त अगर हम मुजम्मिल की सक्सेस की बात करें तो उसमें इक्वल पार्ट्स जो है
इनके पेरेंट्स का है। और आज हमारे साथ वी आर लकी इनफ कि इनके फादर हैं मोहम्मद आमिर अवान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। अब आमिर भाई के बारे में आपको ये बता दूं व्यूअर्स कि आमिर इज़ ए बिजनेसमैन। तो ये नहीं है कि वो एक जिस तरह बहुत दफ़ा वेस्ट में भी होता है कि बच्चे वगैरह अगर दोनों पेरेंट्स काम करते तो एक फादर माँ घर पे रह गया और मदर नहीं। बोथ पीपल अपनी अपनी कैपेसिटी में अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हैं, लेकिन फिर भी बेटे ने 40 मुल्कों के साथ मुकाबला करके गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। कोई तो फार्मूला इनके पास होगा ना जो हम लोगों के पास नहीं है। तो आज आमिर भाई मैंने अपने फ़ायदे के लिए आपको बुलाया एज अ मदर, लेकिन उससे पहले मुजम्मिल सबसे पहले तो हमें ये बताओ जिस चीज़ के लिए हॉट सीट में हो वो क्या था? मैंने साइमोक में पार्टिसिपेट पता किया। कैसे चला, थी वो क्या चीज़ थी और फिर हुआ क्या? ये तीनों चीज़ें सीक्वेंस में। मैंने साइमोक में पार्टिसिपेट किया। अब साइमोक क्या है? ये बेसिकली सिंगापुर का एक टेस्ट है, सिंगापुर इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड चैलेंज, राइट? यस। ये सिंगापुर में टेस्ट मुनक्किद होता है हर साल। इसका पता मुझे ऐसे लगा, सबसे पहले मैंने हिफ्ज़ किया लाहौर से, उसके बाद मैंने कुरान हिफ्ज़ किया। अच्छा, ये भी एक स्टोरी है, आपकी ख्वाहिश, आपकी अपनी ख्वाहिश थी? बिल्कुल, मेरी भी थी और मेरे वालिदैन की भी ख्वाहिश थी कि मैं हाफ़िज़ कुरान बनूं। तो आपने सबसे पहले कुरान हिफ्ज़ किया। उसके बाद जब मैंने 6 क्लास की ज्वाइनिंग के लिए, मेरे चाचू हैं अजीज़ुर रहमान, तो इसीलिए क्लास 9 में हो बट एज 15 है, तो ज़रा एक साल आप 1 साल डिफरेंस आ गया। बट वो सिर्फ 1 साल का है, लोगों का तो 4-4 साल का भी आता है। बिल्कुल। मैंने इसीलिए तो कहा कि कुरान भी हिफ्ज़ कर लिया और 9th क्लास में 15 1 साल ही, बिल्कुल, बाकियों से शायद एज डिफरेंस होगा। अच्छा, फिर? तो मेरे चाचू अजीज़ुर रहमान उन्होंने मुझे अकेडमी ज्वाइनिंग का बोला। उन्होंने मुझे मैथ में पॉलिश उन्होंने किया। बेसिकली उधर मेरे मैथ के सर थे सर बुलंद, उन्होंने मुझे पॉलिश किया। हमारे प्रिंसिपल सर राजा और उनके बेटे सर तैमूर, उन्होंने पॉलिश किया। उसके बाद मैं कैरेट कॉलेज ज्वाइन करना चाहा। मैंने 8 कॉलेजेस का टेस्ट दिया और अल्हम्दुलिल्लाह 8 के 8 पास किए। मैंने गैरिजन ज्वाइन किया। उसके बाद मुझे मेरे मैथ के 2 सर अमीन और सर शकील ने पॉलिश किया। सर शकील ने बेसिकली हमें बताया साइमोक से पहले एक टेस्ट होता है, इसका क्वालिफाइंग टेस्ट AMO। उन्होंने हमें उसमें पार्टिसिपेशन का बोला। उसमें जब पार्टिसिपेट किया उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल हमें से मुराद कितने लोग थे? हमारे कॉलेज से हर क्लास, क्योंकि वो में से लोग सेलेक्ट हर क्लास में से लोग सेलेक्ट हुए। ठीक। कम से कम 40-50 बच्चों ने दिया और 22-25 का मेडल आया। माशाल्लाह। अब ये देखे ना, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल, ठीक है। और अपने कॉलेज से सिर्फ मैं गया साइमोक के लिए। सर शकील ने मुझे बहुत बैक सपोर्ट दी और हमारे प्रिंसिपल ब्रिगेडियर नासिर उन्होंने भी बहुत सपोर्ट दी। वो ऐसे टेस्ट मुनक्किद करते रहते हैं। उसके बाद जब मैं साइमोक के लिए गया तो कुछ नहीं पता था क्या होता है, कैसे होता है। उसके लिए भी बहुत सपोर्ट मिली कॉलेज से। उसके बाद पाकिस्तान की टीम ICA ने हमें सपोर्ट किया। उसने बताया टेस्ट के बारे में, कैसे होते हैं, क्या क्या होता है। फिर वहाँ जाके क्या हुआ? उसके बाद जब हम सिंगापुर पहुँचे तो हमें उन्होंने शीट दे चुकी थी जिनमें पता था कि ये 3 टेस्ट होते हैं। उसके बाद जब उधर पहुँचे, टेस्ट का डे आया, तब इतने ज़्यादा बच्चे देख के वैसे ही शौक हो गए। वैसे मतलब अब ज़्यादा था कि कुछ जीतना है, इतने बच्चों में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कुछ घर लेके जाना है। उसके बाद जब टेस्ट हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल जीता, विन किया। वंडरफुल बेटा, दैट्स ग्रेट। अब इस जर्नी में आपका क्या रोल रहा है भैया? देखिए टीचर्स एंड उन सबको तो क्रेडिट देना बनता है कि इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम हमेशा इस प्रोग्राम पे यही बात करते हैं कि अच्छा उस्ताद मिल जाए ना, चाहे पूरी आपके पढ़ाई की करियर में एक अच्छा उस्ताद, वो एक उस्ताद आपकी पूरी ज़िंदगी की ट्रैजेक्टरी बदल दे। बेशक ऐसी। और अगर मिसगाइड करने वाले या डांटने वाले या बहुत ज़्यादा आपको पिन पॉइंट करने वाले उस्ताद मिल जाए तो आप सारी ज़िंदगी के लिए पढ़ाई से हट जाते हैं। तो उस्ताद का स्कूल से कॉलेज यूनिवर्सिटी से ज़्यादा बड़ा रोल उस्ताद का होता है। ऐसी है। जब अभी मुजम्मिल स्कूल गोइंग होया ना, तो इसकी अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा रोल तो है, इसकी मदर काफ़ी विजनरी हैं। शी इज़ आल्सो वर्किंग लेडी। मैं चूँकि आपने स्टार्ट में कहा ना कि कैसे टाइम निकालते हैं, तो वो भी एक वर्किंग वीमेन है। और वो क्या करती हैं जी? वो पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी में फाइनेंस में जॉब करती हैं। तो अब आप ये देखें व्यूअर्स, इसलिए पूछा क्या, ये नहीं है कि वो कोई 4 घंटे 6 घंटे वाली जॉब है, प्रॉपर वो भी वर्किंग लेडी है, ये भी वर्किंग मैन है। 2 इनकी और बेटियां भी हैं, तो माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। अक्सर लोग कहते हैं ना एक बच्चा तो सारे ही पढ़ा लेंगे। हाँ जी। तो 3 माशाल्लाह बच्चे हैं, 2 बेटियां 1 बेटा। माशाल्लाह जी।
हमारा एक विज़न था पहले कि तीनों बच्चों को लेके कि यार इन्हें पहले अपने दीन से रिलेटेड कुछ ना कुछ वो पढ़ाया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने हमें सपोर्ट किया, इन तीनों ने हिफ्ज़ किया, तीनों हाफ़िज़ कुरान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। छोटी बेटी का भी ऑनगोइंग है, कंप्लीट नहीं हुआ, बाकी दोनों का कंप्लीट हो गया। तो हिफ्ज़ कंप्लीशन के बाद जो चैलेंज था ना, मतलब इस पीरियड में भी मुझे अक्सर ये लगता था जहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं, जहाँ पे मुश्किल आया, जहाँ पे मुश्किल सिपारे शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे थोड़ी सी रुकावट, तो हमेशा उसने एक सपोर्ट की इनकी मदर ने कि यार हमें हौसला हो जाएगा, ये स्टेज भी क्लियर हो जाएगा। फिर मेरे काम की नेचर शुरू से ऐसी रही कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम बाहर हूँ। मैं बाकी सपोर्ट तो दे सकता हूँ, जो इनको कंफर्ट्स चाहिए वो प्रोवाइड कर सकता हूँ, जो इनकी नीड्स हैं, जो इनको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स या इक्विपमेंट चाहिए दे सकता हूँ। तो वो जो आप कह सकती हैं कि प्रॉपर ट्रेनिंग, वो उसने वो रोल प्ले किया, टाइम दिया हर एफर्ट में इनको। और उन्होंने जो आपसे डिमांड की कि जी इस चीज़ के लिए इतनी पेमेंट चाहिए, ये वाली चीज़ इस तरह से करनी है, आपको हमें फ़लाँ चीज़ पे या वो आपने फैसिलिटेट अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए यही तो बात है ना भैया, अगर आप दोनों घर पे बैठ जाते हैं तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। दोनों वैसे भी नहीं बैठ सकते, दोनों की डिमांडिंग जॉब्स हैं। बिल्कुल। अब अगर दोनों मिल के अपना अपना हिस्सा डालेंगे तो बच्चे भी अच्छे से सुख में पल जाएंगे और दोनों के करियर भी डैमेज नहीं होंगे। बिल्कुल ऐसी है। और हमें एक जो बहुत बड़ा एज है ना कि हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो हम दोनों की एब्सेंस में अगर कोई कमी रह जाती थी तो दादा दादी पूरा कर देते हैं। अब ये देखें ना व्यूअर्स, यही बात हम लोग कोई 10-15 साल पहले जब करते थे, उस वक्त बड़ा ट्रेंड था कि भाई ये जॉइंट फैमिली खत्म होना चाहिए, जॉइंट फैमिली। पिट गए हैं भैया, लोग पिट गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से बड़ी अक्लमंदी करके फैमिली से सेपरेट कर लिया। फिर जब बच्चे पैदा हुए तो काम भी करने हैं और बच्चे आप घरों पे, और ऐसे भी लोग हैं जो घरों में अपने 10 साल के बच्चे को लॉक करके चले जाते हैं, 2 छोटे भाई बहनों के साथ कि अब तू साम स्कूल के बाद, और डिजास्टर्स भी होते हैं। फिर ऐसी है। तो जो इंटरेस्टिंग स्टोरी बनी ना, हिफ्ज़ कंप्लीट हो गया हाफिज़ साहब का। अब हाफिज़ साहब का अगला नेक्स्ट शौक क्या कि बाबा जी मैंने तो जाना है कैडेट कॉलेज में। मैं कहा बेटा किस कैडेट कॉलेज में जाना है? कहता है वो मुझे नहीं पता, आप तैयारी करवाएं। तो मेरे एक दोस्त हैं, मेरे अजीज़ हैं, अजीज़ुर रहमान, जिनका जिक्र कर रहे हैं, वो भी टीचर हैं मैथ के। और लेकिन अब घर के माहौल से बेटा कितना फ़र्क पड़ता है। अगर अब्बू बिजी भी होते तो आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग थे ना जो गाइड कर रहे थे। उन्होंने, वो IAS भी क्लियर्ड हैं, समहाउ मेडिकली वो नहीं जा सके आगे। अच्छा। तो उन्होंने गाइड किया प्रॉपर। फिर हम एक एकेडमी में इसके एडमिशन के लिए गए। मज़े की बात, वहाँ पे पहली स्टेज में इसका एडमिशन कैंसिल था कि यार इसने हिफ्ज़ किया हुआ है तो ये डायरेक्ट कैसे तैयारी करेगा। हमने कहा सर आप हमारे कहने पे एक चांस दे के तो देखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वहाँ पे भी टॉपर था। फिर इसने 8 कैडेट कॉलेजेस के टेस्ट दिए, 8 के 8 क्लियर्ड। फिर इसने उसमें से गैरिजन कैडेट कॉलेज जो चूज़ किया, वो भी इसने चूज़ किया कि जी वो जो प्रिंसिपल हैं ब्रिगेडियर मलिक नासिर अली अवान साहब, वो हमारे नेटिव टाउन के हैं। उसने कहा बाबा मैंने यहीं जाना है। और फिर आगे उन लोगों ने एक फैसिलिटेट किया, इस टेस्ट का बताया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह इज़ शाइनिंग जी। सो बेटे सबसे पहले तो अपनी तैयारी के बारे में बताओ। मुझे आपकी जो सबसे प्यारी और आपकी जो आजिज़ बात लगी वो ये थी कि आपने सबको क्रेडिट दे दिया, अपना इतना भी नहीं मुझे बताया कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। अब मेरा बेटा, मेरे शहजादे, यू आर द गेस्ट ऑफ ऑनर, आपने क्या किया? अपनी तैयारी का बताओ, क्योंकि जान उन लोगों ने तो आप पे मेहनत की, लेकिन मेरे बेटे ने जो मेहनत की उसका तो नेमल बदल कोई नहीं है। और ये चीज़ है गाइडेंस पेरेंट्स के लिए कि आपने क्या चीज़ें की ताकि वो भी अपने बच्चों को वो करने के लिए इनकरेज करें। जी मेरी जान। देखिए मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानता मतलब कि स्केड्यूल क्या था, कैसे मैनेज करते थे? इस चीज़ को तो बिल्कुल मैं नहीं कहता कि बंदा सारा दिन पढ़ता ही रहे। सिर्फ मैं साथ साथ गेम, साथ साथ पढ़ा, मतलब मेरा एक स्केड्यूल था कि दिन में 2-3 घंटे टेल मी योर स्केड्यूल। दिन में मैं सुबह में 1 घंटा और दोपहर में 2-1.5 घंटा, बस इतना पढ़ाई का। उसके अलावा क्या करते हो? मतलब अगर अ डे इन द लाइफ ऑफ किसी ने वीडियो बनानी है तो मुजम्मिल की सुबह से लेके शाम तक की, रात तक की रूटीन क्या है? वैसे तो हम कैडेट कॉलेज में होते थे तो वहाँ पे तो हॉस्टल की अपनी रूटीन होती है। सुबह में उठाते बताओ ना, क्योंकि देखो एक्चुअली लोग क्यों बच्चों को हॉस्टल भेज रहे हैं, क्योंकि घर पे नहीं सीधा कर पाते तो हॉस्टल वाले वो कर देते जो घरों में करना चाहिए। वो क्या थी रूटीन? सुबह हमें फजर से पहले उठाते हैं, वहाँ पे फजर की नमाज़ के बाद पीटी ड्रिल के बाद ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद एकेडमिक ब्लॉक चले जाते हैं। एकेडमिक ब्लॉक में छुट्टी होती है 1:30 बजे, 1:30 पे हम वापस हॉस्टल्स पे आते हैं। हॉस्टल्स में ज़ोहर की नमाज़ और लंच के बाद हमारा रेस्ट टाइम होता है। रेस्ट टाइम में हम डिफरेंट कोर्ट्स में जा सकते हैं खेलने के लिए। वैसे स्पोर्ट्स टाइम अलग होता है, रेस्ट टाइम वो भी अलग, अब देखिए वो अलग होता है।
रेस्ट टाइम के बाद हमारा डिवाइस कितनी को यूज करने की इजाजत थी आपको? झूठ ना बोलना। स्मार्ट अलाउ नहीं है, नहीं अलाउ ना? कॉलेज में नहीं अलाउ। अब ये देखें ना व्यूअर्स, अल्टीमेटली, बल्कि मैं क्या बोलूंगी, आप बोलें भैया। देखिए मैंने डिवाइस का किसी वजह से पूछा है क्योंकि आजकल 6 माह के बच्चे के मुंह के सामने जिसको कुछ नहीं पता इस चीज का, उसको कुछ नहीं पता, ऐसी है 6 माह का बच्चा जिसको आप बड़े आराम से बहला सकते हैं, उसके सामने डिवाइस रख देते हैं, वो 6 माह पे भी माँ पे एक नशई बन जाता है इस चीज का। आप उसको साइको कर रहे हैं बेसिकली। और फिर कहते हैं बच्चे डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं, फिर क्योंकि आपने उसके दिमाग को 8 सेकंड से ज्यादा किसी पे फोकस करने की सिखाया ही नहीं। बिल्कुल ऐसी है। तो आपने मुख्तलिफ तरीके से इनको बड़ा किया। हमारे घर का एक सिंपल रूल है, टिल डेट, अभी चूंकि इसने सिंगापुर जाना था तो मैंने इसको एक छोटा सा स्मार्टफोन लेके दिया कि बेटा वहाँ पे जाके आपने कम्युनिकेशन करनी है। इससे बड़ी मेरी बेटी है, उसके पास भी कोई डिवाइस नहीं। इवन घर में जो हमारा टीवी है वो भी सिर्फ दादा अबू ऑन कर सकते हैं। एट द टाइम वो न्यूज़ वगैरह देखना चाहते हैं तो ठीक, किसी टाइम ये बच्चे थोड़ा सा लिवरेज ले जाते हैं, दादा से कोई चीज़ देख ली तो अदरवाइज नो। भाई हम भी तो बड़े होते हुए पीटीवी और कार्टून्स और चीजें, मसला ये है कि उस वक्त पीटीवी अगर 24 घंटे भी ऑन होता था तो ये टेंशन नहीं होती थी कि बच्चा देख क्या रहा है। क्वालिटी स्टफ था। मतलब आजकल आप ड्रामा देखें जिसपे कोई ये नहीं लिखा हुआ कि 13 साल से कम 18 साल से कम नहीं देख सकता, उसमें ऐसी ऐसी बातें होती हैं कि बच्चे फिर जाके स्कूलों में पूछते हैं और पता चलता है फलां ड्रामा रात को देखा था उसमें ये बात हो रही है। ऐसी है। आप देखें आजकल का सबसे मुश्किल काम क्या है, हम बात कर रहे हैं मैथ में गोल्ड की, लेकिन इस टाइम पे हमारा मीडिया या सोशल मीडिया प्रमोट क्या कर रहा है कि यार कोई स्टेप करें, वायरल हो जाएं और पैसे कमाएं। तो वो उस चीज़ से हमने बचाया इन्हें कि यार आपने बजाय उस सोशल मीडिया पे टाइम ज़ाया करने के, आप अपना वही क्वालिटी टाइम स्टडीज़ को दो। लेकिन आपने कैसे कन्विंस किया मुजम्मिल को, अपनी बेटियों को? देखिए मेरी बात सुने, मैं भी एक माँ हूँ, मुझे पता है कि इवेंचुअली प्रेशर में आके, क्योंकि सब अपने बच्चों को दे रहे थे, हमजा को बड़ी छोटी उम्र पे मैंने दिया, 9 साल की उम्र पे मोबाइल, और वो सिर्फ 2 हफ्ते की फनकारी थी, वो 2 हफ्ते की फनकारी थी, फिर मैंने ले लिया। मैं कहा पुत्र जब तक 14-15 साल के नहीं होगे मैं नहीं दूंगी। आपने कन्विंस कैसे किया? आजकल माँ बाप ये भी तो सर पकड़ के बैठा तो गाली नहीं सुनता, तो ताड़ी नहीं सुनता तो दूजा दी कैसे सुनेगा? इसी तरह बड़ा सिंपल सा फार्मूला रखा जी। एक तो हमने खुद इनको टाइम दिया, तरबियत। हम मतलब वी प्ले लूडो, हम घर में आपस में कैरम भी खेलते रहे, हम क्रिकेट भी खेलते रहे, हम बच्चे बैठ के, मतलब इवन मेरे अब्बा जी जो मेरे इनके दादा हैं वो भी इनके साथ बैठे रहते हैं, दादो बैठी रहती हैं, अच्छा, गेम्स खेलते हैं। दादा का और मामा का क्या रिस्पांस था जब सिंगापुर में इन्होंने जीता गोल्ड? सिंगापुर के गोल्ड की एक ऐसी अच्छी स्टोरी है कि जब ये यहाँ से जा रहा था, गोल्ड है या वैसे ही मेडल है? मेडल है। अच्छा, इसने मुझे कहा बाबा यार ये असल गोल्ड नहीं है। मैं कहा पुप्पो को बोरो करने दो, मैं वापस कर दूंगी। ये मुझे कहता है पुप्पो के कान में बुंदे भी होंगे, एक पेंडेंट भी होगा। इसने क्यों पूछा? इसने कहा बाबा ये असल गोल्ड होता है। बेसिकली इसके जाने के जितने भी एक्सपेंसेस थे वो हमने खुद बेयर किए। तो ही वांट्स के जब ये बाहर पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी के लिए कल को जाए तो अपना नहीं, खुद पे करे। इसकी ख्वाहिश थी कि बाबा क्योंकि आपने गाड़ी बेची मेरे एक्सपेंसेस के लिए, तो मैं आके ये आपको वापस गाड़ी लेके देना चाहता हूँ। तो इसकी एक अलग सोच चल रही होती है। तो जो आई एम सो प्राउड ऑफ यू मेरा बेटा, गॉड ब्लेस यू। मसला पता है क्या है कि ये होती थी तरबियत हर बच्चे की जब हम लोगों को माँ बाप बड़ा कर रहे थे। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से जेन ज़ी को ज़रूर भाई मिसगाइड किया जा रहा है कि बस सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में सोचो, सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में सोचो। तो भैया जब आप बच्चे को सिखाएंगे कि सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में सोचो, तो जो अपने माँ बाप और इर्द गिर्द के बारे में केयर नहीं करेगा वो इस मुल्क के बारे में क्या करेगा? बाकी सब छोड़ दें, आप वो फिर अल्लाह के कहे हुए जो हमें पैगाम और क्लैरिटी दी गई है कुरान मजीद को, वो क्यों फॉलो करेगा? उससे तो फिर सिर्फ अपना सोचना है। आप बीइंग ए पेरेंट अपना मुस्तकबिल ख़राब करें, कल को वो आपको भी नहीं पूछेगा। आज आप उसको टाइम नहीं दे रहे, कल उसके लिए आपके पास कोई टाइम नहीं होगा। एग्जैक्टली वो उसके लिए लाइफ वही है कि जी आई हैव टू अर्न एंड स्पेंड ऑन माई सेल्फ। बस सो वही वाली बात है। वेरी प्राउड ऑफ यू बेटा। तो मेरा बेटा अब आगे आपका फ्यूचर प्लान क्या है? वेयर इज जुगन फुप्पो गोइंग टू सी यू इन 5 years 10 years? इंशाल्लाह आई वांट टू जॉइन आर्मी एज SSG कमांडो। माशाल्लाह। ओके, मैं अपने मुल्क को ऐसे सर्व करना चाहता हूँ आर्मी में, बॉर्डर लाइन पे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? ये ना माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन फिर भी बाप हैं, एक ही एक बेटा है, वो आर्मी में जाना चाहता है, आर्म्ड फोर्स। अच्छा, बाप फिर भी एक ऐसा पोर्ट्रे किया जाता है कि शायद कोई ढीठ आदमी है, कि बाप सख्त जान होता है, उसको शायद वो वैल्यूज़ ना हो,
लेकिन मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि ये जो ड्रीम है ये इसकी मदर का भी है। मेरी अपनी पर्सनल ख्वाहिश है, मेरे बहनोई हैं हमीद असलम, तो ना मैं उनको कह रहा था कि यार ना हमने इसको आपके बेटे को भी कैडेट कॉलेज में डालना है, तो वो थोड़े से ज़रा बहुत ज़्यादा टची हैं, कहते नहीं यार। मैंने कहा यार मेरी ख्वाहिश ये है कि कभी कोई ऐसा ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल आए कि यार फ्रंट पे आपका बेटा जो है वो इस तरह ये कारनामा सर अंजाम देते हुए शहीद हो गए, तो मैंने कहा मैं उस दिन समझूंगा कि यार वाकई कोई काम हुआ है, वाकई इसने कुछ अचीवमेंट किया, अदरवाइज़ तो मरना तो है, तो क्यों नहीं अपने मुल्क के लिए। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल थिंग टू से। तो इसी नोट पे आप दोनों का पैगाम हमारे व्यूअर्स के लिए, बेटा जिसको भी एड्रेस करना है, चाहे अपने टीचर्स को एड्रेस करके पैगाम देना है तो दे दो, अम्मी को, दादा दादी को, हुएवर। जी, मैं बेसिकली ये कहना चाहूँगा पाकिस्तान को, गवर्नमेंट को, कि ऐसे पाकिस्तान में बहुत से होनहार बच्चे हैं जो बैनुल अक़वामी सतह पर जाके मेडल्स रिसीव कर सकते हैं, मगर ड्यू टू फाइनेंशियल रीजंस वो नहीं जा सकते, वो नहीं अपना लोहा मनवा सकते। तो मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट उन्हें ऐसे सपोर्ट करे कि वो जाएं और वो ऐसे मेडल्स जीत के आएँ। अब जैसे बाबा से रब्ता किया था गिलगित के 2-3 बच्चों ने, उन्होंने कहा था कि हमने गोल्ड मेडल जीते हैं AMO में, मगर हम साइमोक नहीं जा सके क्योंकि फाइनेंशियल रीजंस थी। तो मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऐसे बच्चों को सपोर्ट करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान का नाम ऊपर जा सके। बिल्कुल सही बेटा, और आप हमारे से हमें भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बेशक शेयर कर लीजिएगा कि कौन से बच्चे क्या हैं, मे बी हम उनको कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा CM पंजाब तो बहुत एफर्ट्स कर रही हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए, डिफरेंट चीज़ें, चाहे वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं, डिफरेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं। अब वही वाली चीज़ है ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो उनको मंजर आम पे भी लेके आना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो व्यूअर्स जो वायरल हो रहे होते हैं ऊट पटांग गंदी जलील हरकतें करके, 1000 गुना उससे बेहतर नहीं है कि इस किस्म के बच्चों के बारे में पोस्ट लगाएं, उनको वायरल करें ताकि वो भी नज़रों में आए और उनको भी मौके मिले। बिल्कुल ऐसी। जी, आपका पैगाम हमारे व्यूअर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए? मैं बेसिकली पेरेंट्स के लिए वन लाइनर यही कहूँगा कि अपना आज का टाइम जो आप किसी भी एक्टिविटी, चाहे वो अर्निंग है, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ है, वो गोल्डन टाइम में से कुछ टाइम निकाल के अपने बच्चों को दें, ताकि कल को जब आपको ज़रूरत हो तो उनके पास आपके लिए टाइम हो। ऐसा ना हो कि कल आप उन लोगों में से हों जिनके बारे में आज हम सुनते हैं कि अकेले किसी अपार्टमेंट में, किसी घर में डेड बॉडी मिली, ओल्ड होम में पड़े हुए हैं, 4-4 5-5 दिन पुरानी डेड बॉडीज़ मिल रही हैं। तो ये ना हमारा कल्चर है, ना हम ये डिज़र्व करते हैं। अपने बच्चों को टाइम दें ताकि वो आपको टाइम दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। आपकी अम्मी को स्पेशली मेरी तरफ से मुबारकबाद। क्या नाम है उनका? मरियम तनवीर। मरियम जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, एक इतने सपोर्टिव एंड वंडरफुल हस्बैंड एंड इतने ब्रिलियंट और अकम्पलिश्ड बच्चे। स्पेसिफिकली आज आपके बेटे की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या पता कल को आपकी दोनों बेटियों में से भी कोई यहाँ पे बैठी हुई हो या दोनों ही हमारे पास हों। तो वो कहते हैं ना कि फैमिलीज़ दैट वर्क टुगेदर, वर्क हार्ड टुगेदर, दैट प्रे टुगेदर, जो साथ हर चीज़ करती हैं फिर वो साथ ही रहती हैं, ऐसी है। लेकिन जब हम अपने बच्चों को खुद ही अपने से दूर कर देते हैं इन चीज़ों का सहारा पेरेंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके, तो व्यूअर्स फिर क्या को हमारा फ्यूचर होगा और क्या को हमारे मुल्क का फ्यूचर होगा। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एंटी एजिंग की एंड किस तरीके से अपने आप अपनी एजिंग प्रोसेस को थोड़ा रिवर्स किया जा सकता है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमें एक ऐसी पर्सनालिटी ने ज्वाइन किया है जो मुझे एक्चुअली लिटरली कहीं पे टकरी थी। एक डर्मेटोलॉजिस्ट की कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पे मैं भी गई थी, वहाँ पे कुछ अपनी भी चीज़ें, कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह जो मैं बनाती हूँ वो भी लेके गई। तो वहाँ पे मुझे एक बहुत ही प्यारी सी लड़की नज़र आई। तो हमारी थोड़ी सी गपशप हुई तो पता चला कि मॉडल नहीं है, एक्ट्रेस नहीं है, एक्चुअली ख़ुद भी एक एस्थेटिक फिजिशियन है। तो मैंने इनसे पूछा कि भाई एंटी एजिंग के पीछे सारे पड़े हुए हैं, हर बंदा टीके ही लगाने की तरफ जा रहा है, कोई तो हल होगा, ओल्ड स्कूल चाहे हो, जो वर्क करता है। तो वहाँ पे गुफ्तगू स्टार्ट हुई। तो मैंने सोचा कि जो बातें वहाँ पे कर रहे थे उससे 100 गुना बेहतर है कि यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको वो चीज़ें करके दिखाएं। और उन्होंने फिर अपने साथ जो पेशेंट या हम कहें कि अपने साथ जिस शख्स या पर्सनैलिटी को लेके आई हैं, वो भी उनकी रिलेटिव हैं,
उसके पीछे भी इनकी एक थियोरी है। तो अभी हम इनसे जानेंगे। डॉक्टर हमदा नदीम हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो आज हमारे साथ जो पेशेंट आई हैं आप खुद ही बता दें कि वो कौन है। हमारे साथ हैं फ़रत तसव्वुर साहिबा। फ़रत खाला, शी इज़ माई खाला, शी इज़ वेरी नियर एंड डियर। सगी खाला है जी, मेरी सगी खाला है। एंड द रीज़न बिहाइंड कि मैं उनको लेके आई हूँ, आई वॉन्टेड टू टेल पीपल कि दिस इज़ अ वेरी सेफ एंड नाइस प्रोसीजर। एक्चुअली मेरी फैमिली में एवरीबडी वाज लाइक नहीं 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 नहीं, हम जाएंगे हम जाएंगे हम जाएंगे, वी आर गोना गेट द ट्रीटमेंट डन फ्रॉम यू। मैंने कहा नहीं, आई हैव टू चूज़ वन एंड बिकॉज हर स्किन एक्चुअली नीड्स इट। तो आई वाज लाइक आई वांट टू शो पीपल कि व्हाई एम आई गोना डू इट और किस चीज़ के लिए हम इसको लगाने लगे हैं एंड किस तरह ये वर्क करेगी, यू नो। देखो मसला पता है क्या है डॉक्टर साहिबा, हर बंदा जो है, और फ़रत साहिबा को भी सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, तो अब फ़रत साहिबा के मसाइल क्या हैं, जब इनके करीब हम जाएंगे तो तब हम डॉक्टर साहिबा से पूछेंगे कि क्या हो रहा है। ऑब्वियसली उनकी खाला हैं तो जी तो चाह रहा है कि बात करें, बट वी विल ऑब्वियसली ट्रीट हर लाइक अ पेशेंट राइट नाउ। देखिए, अपने घर वाले को इंसान ऑन एयर स्क्रीन पे तभी कोई ट्रीटमेंट करेगा ना जब 100% पता है कि मसला नहीं होगा। एक तो फैमिली मेंबर, यानी कि आप भाग के ही नहीं सकते। दूसरी बात, अपनों के ऊपर आप वही करेंगे ना जो सेफेस्ट पॉसिबल चीज़ है। बट देखिए, व्हाट आई फाइंड आजकल इज़, जब भी एंटी एजिंग की बात होती है, कोई बंदा कह रहा होता है जी थ्रेड लिफ्ट करा लो, कोई कहता है फेस लिफ्ट करा लो, कोई कह रहा है कि जी ये वाले टीके लगाओ, कोई। अब हर बंदा अपनी स्किन के अंदर चीज़ नहीं लगाना चाहता, वो क्या करे? और एंटी एजिंग में क्या सिर्फ टीके ही वर्क करते हैं और सर्जरियाँ? नहीं, आई थिंक व्हेन यू टॉकिंग अबाउट एंटी एजिंग, जो सबसे पहले चीज़ टू बी फोकस इज़ योर लाइफस्टाइल। योर लाइफस्टाइल दैट इंक्लूड्स योर स्ट्रेस लेवल्स, योर स्लीप, योर न्यूट्रिशन। मैं हर पेशेंट को कहती हूँ बिफोर यू गेटिंग अ ट्रीटमेंट डन, आप सबसे पहले जो हैं आप अपनी लाइफस्टाइल पे फोकस करें। व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, आप क्या खा रहे हैं, आप कैसे सो रहे हैं, आप स्ट्रेस ले रहे हैं कि नहीं, एंड देन यू गो फॉर द केमिकल ट्रीटमेंट्स एंड एवरीथिंग। उसके बाद आप जाएं कि जी अब मैंने लेजर्स कराने हैं एंड देन आई वांट टू गेट बोटॉक्स, और फिर मैंने फिलर्स पे जाना है। असल में लोग ना सबसे पहले इवन यंग बच्चियाँ 25-26 साल की फौरन बोटॉक्स और फिलर पे चली जाती हैं। आई थिंक ये सोशल मीडिया की वजह से, वी जस्ट सीइंग इट, हम देख रहे हैं और हम कह रहे हैं कि जी हम भी हम ये नहीं देख रहे कि हमें ज़रूरत है कि नहीं। अब देखें, जैसे आपका चेहरा माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है, इस स्टेज पे आप जाके फेस लिफ्ट करा लेती हैं तो आपका लिफ्ट तो कर देंगे लेकिन आपकी गालें आपकी आंखों पे पहुंच जाएंगी। Very true. और हैं ऐसी यंग लेडीज जिनका जो चीक का एप्पल होता है वो डिस्प्लेस हो चुका है। मैंने एक्चुअली ऐसी बच्चियां देखी जिन्होंने फिलर करा के यहाँ तक फिल करा लिया, अब उनके यहाँ पे मुंह इस तरह करके है और वो एक बड़ी स्पेसिफिक किम कार्डेशियनिश किस्म की लुक है, और हर बंदे का मुंह दूसरे बंदे के साथ मैच हो गया। One of my patients, she came to me and she said she has a very bony and beautiful face, ठीक है, उनकी पूरी जॉ बोन है, cheeks हैं, वेल, कहती है मैंने पोनी लिफ्ट कराना है। मैंने कहा वाई? कहती क्योंकि वो ट्रेंड में है। मैंने कहा प्लीज़ नो, यू गोना डू अ डिजास्टर ऑन योर फेस। क्योंकि ट्रेंड में हुआ कि हर बंदा कुएं में छलांग मार दे तो हम भी कुएं में छलांग मार देंगे। ट्रेंड में वो भी तो आया था ना, जब सेल्फीज एक ज़माने में लोग पहाड़ों की चोटियों के ऊपर खड़े होकर खींच रहे थे तो कितने लोग गिरे और मर भी गए। सो हर चीज़ जो ट्रेंडिंग में है ज़रूरी नहीं है कि वो ठीक हो। तो आइए यहाँ पे चलते हैं, मैं यहाँ पे आ जाती हूँ आपके रास्ते से। एज का अंदाज़ा तो हो ही जाएगा। तो अब हम डॉक्टर साहिबा करने क्या लगे हैं? जो केमिकल पील है उसका मकसद क्या है? द पर्पस इज कि इट्स गोना एक्सफोलिएट द स्किन, तो इट्स बेसिकली गोना ट्रिगर द स्किन सेल्स कि वो दोबारा से रीजनरेट करें एंड एक नई स्किन लेयर बनाएं। और ये पहला स्टेज है कि अगर आपने कोई अगर स्लाइट इन्वेसिव इस पॉइंट से कि मतलब एक तय आपके ऊपर से डेड स्किन की, कभी कभी सिर्फ ऊपर सुपरफिशियल लेयर पे ही चीज डैमेज हुई भी होती है, आप अंदर चीजें घुसानी शुरू कर देते हैं। वेरी ट्रू। लाइक जैसे कि आपकी स्किन साफ पता चल रहा है कि जो हल्की फुल्की जो छाइयां भी हैं वो प्रॉबेबली केमिकल पील से उतर ही जाएंगी। तो क्या जरूरत के एक चेहरा ऑलरेडी नेचुरली इतना खूबसूरत लग रहा है मुझसे साथ पंगे करे? To be honest, chemical peels help a lot. अगर आपको anti-aging की problems हैं and if you want to save yourself from wrinkles and everything, तो आप younger age में chemical peels की तरफ जाएं। ठीक है। I suggest chemical peels a lot to my patients. जो younger patients आती हैं, they say we need glow on our skin. तो I say them कि जी chemical peels कराएं and they work very nice. They give you a glow and it can be done every month. They're very safe. But
जो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट रेकमेंडेड या प्रिस्क्राइब्ड पील्स होते हैं, एक दफ़ा जाके आपने डर्मेटोलॉजिस्ट से करा लिया या एस्थेटिक फिजिशियन से करा लिया और उसके बाद आपने पार्लरों से जाके कराना शुरू कर लिया। व्यूअर्स, इवन हाइड्रा फेशियल जो है वो जब तक आप एस्थेटिक फिजिशियन नहीं है या एस्थेटिशियन नहीं है, लाइसेंस्ड नहीं है, आप नहीं कर सकते। तो ये जो सैलॉन्स में लोगों ने पुरानी मशीनें ले ली हैं डर्मेटोलॉजिस्ट की, जो अब उन्होंने फारिग कर दी हैं, तो वो सस्ते में लेके घरों में पार्लर की बच्चियां करा रही हैं, तो प्लीज़ नॉट रिकमेंडेड, राइट, बिल्कुल नहीं करना फ्रॉम द राइट पर्सन, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, आई सजेस्ट। सो अब ये केमिकल पील तैयार कैसे किया जाता है, इसमें होता क्या? जो केमिकल पील्स हैं बेसिकली हम फार्मास्यूटिकल कंपनीज से लेते हैं, ये सिर्फ डॉक्टर्स को प्रोवाइड की जाती हैं बाय द मेडिकल रेप, तो ये कोई घरों में अवेलेबल नहीं है, ये फार्मेसीज पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और इसीलिए कहा जाता है कि डॉक्टर्स के पास जाएं, बिकॉज वी डोंट नो कि सैलून्स में जो बिक रहा है वो क्या है। अच्छा, अब इससे क्या जलन होती है, क्या होता है, कोई दर्द वर्द तो नहीं? वेरी माइल्ड, बिल्कुल भी फील नहीं होता। सम पीपल ऑफ कोर्स, कुछ लोगों को इरिटेशन होती है, कुछ लोगों को रेडनेस हो जाती है, उनको फिर हम फ़ौरन से न्यूट्रलाइज कर देते हैं पील, ठीक है। नाउ वन स्टेप ये जो है, ये लगेगा कि दिस इज़ जस्ट क्लीनिंग, दिस इज़ नॉट ओनली क्लीनिंग, ये इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है। डिसइंफेक्शन एंड रिमूविंग योर मेकअप, रिमूविंग योर सनस्क्रीन। पील से पहले मेक श्योर देयर इज़ नथिंग ऑन योर फेस, कुछ भी नहीं लगा हुआ। अब लिटरली मैं उनको पहले बता रही थी अपनी पेशेंट को कि लोग आते हैं देन लाई टू अस, मैं कहती हूँ आपने कुछ नहीं डॉक्टर साहब, एंड देन जब मैं वाइप करती हूँ तो मेकअप उतरता है, एंड लाइक हमने कुछ नहीं लगाया। देखिए, टिंटेड सन ब्लॉक भी मेकअप है, यस, सन ब्लॉक भी स्किन पे कुछ लगा हुआ है, एंड दिस इज नॉट फॉर अस। ये जो है आपने ना भी सन ब्लॉक लगाया हुआ हो ना, आपने रेगुलर सन ब्लॉक भी अगर लगाया, टिंटेड ना भी लगाया हो, वो आपने स्किन पे, और वो आपको वैसे भी जब आपने जाना है क्लिनिक तो आपको लगा के घर से निकलना चाहिए। हम तो कहते हैं घर की लाइट में भी सन ब्लॉक आप लगाएं, तो आप लगा के जरूर जाएं। अब ये फनकारी भी ना करें कि ऑलरेडी मुंह पे छाइयां हैं और आप सन ब्लॉक के बगैर घूम रहे हैं कि जी मैंने तो क्लिनिक तक ही जाना है। वो जो आपने 20-25 मिनट में धूप में अपना हाल कर लेना है, उसका कौन करेगा अपने आप? लेकिन ज़रूर बी ऑनेस्ट टू द डॉक्टर, ज़रूर डॉक्टर को बताएं कि हमने कुछ लगाया। भाई मैं तो हमेशा कहती हूँ कि जी एक दफ़ा आप अपनी तसल्ली से भी क्लीन कर लें। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने सन ब्लॉक सिर्फ लगाया हुआ है बट आपने रात को सही क्लेंजिंग नहीं की, तो तब करते हुए दिस इज द अमाउंट जो टिंटेड मॉइस्चराइजर इनका उतर रहा है। ये सिर्फ टिंटेड मॉइस्चराइजर ने और कुछ नहीं लगाया, टिंटेड सनस्क्रीन लगाया हुआ उन्होंने। मतलब टिंटेड सनस्क्रीन इज़ इन बैड, लेकिन ज़रूर बताएं और बताएं क्योंकि रिएक्शन हो जाता है। केमिकल पील इटसेल्फ इज एन एसिड, बिल्कुल, तो वो हमने बहुत सेफली यूज़ करनी होती है। द अमाउंट कितनी देर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा अभी बताएं, अब आप करेंगी क्या क्या? आप ये लगाएंगी इनकी स्किन पे और फिर क्या करेंगी आप? जो केमिकल पील है वो हम लगाएंगे, विल अप्लाई अ वेरी लेस अमाउंट टू द स्किन, फिर हम वेट करेंगे 3-4 मिनट्स, विल लेट इट ड्राई और फिर हम दूसरी लेयर लगाएंगे, ठीक है। देन वी अगेन गोना लेट इट ड्राई और फिर हम तीसरी लेयर लगाएंगे, डिपेंडिंग और ज़रूरत हो सकता है किसी की थिन स्किन हो तो 2 लेयर लगाएं। अब अगेन ना व्यूअर्स, अब कोई कहे कि ये तो हम भी घर पे ले जाएंगे लगा लेंगे, डॉक्टर को पता है कि स्किन कैसे रिएक्ट कर रही है। वहाँ पे मेरी एक दोस्त के साथ हो चुका है ना, उसने अपना केमिकल पील करवाया जाके इसी तरह पार्लर से। मैंने इसीलिए पार्लर का एग्जांपल दिया क्योंकि केमिकल पील्स जैसे हाइड्रा फेशियल आजकल हर सैलून में करना शुरू हो गए, उसी तरह हर पार्लर के अंदर लोगों ने केमिकल पील करना शुरू कर दिए। अब कुछ जगहें हैं जो जहाँ पे सैलून्स है और प्रॉपर एस्थेटिक क्लिनिक है, जैसे हिफ्सा खान है, उन्होंने जो अपना बनाया हुआ है सैलून, उसके साथ उन्होंने क्लिनिक भी बनाया हुआ है, बिकॉज़ दे हैव डॉक्टर्स, बिकॉज उनके प्रॉपर सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं। सो द थिंग इज, डॉक्टर वाली जगह पे जरूर जाएं, लेकिन अगर सर्टिफाइड कोई बंदा ही नहीं है तो किसको ट्रस्ट करके आप जा रहे हैं? स्किन बबल कर रही है, सड़ गई है नीचे से, वो उसके ऊपर लेयर पे लेयर लगा रहे हैं। मेरी दोस्त के साथ ऐसा ही हुआ था, और उसके यहाँ पे एक बर्न का अभी भी लाइन है जो जाती नहीं है, वो जल ही गई उस बेचारी की स्किन। उसकी थिन स्किन थी मेरी तरह, उसको तीसरा लगाना ही नहीं चाहिए था लेयर, और वो तीसरा लगा के जो पार्लर की बच्ची थी वो कहीं गायब हो गई, उसकी चाय की ब्रेक हो गई, वो चाय चुई पी के वापस आई, जब कहती है मेरे मुंह से वो उतार रही थी मेरी चीखें निकल रही थी। जैसे ही हम पूछते हैं अगर पील बर्न कर रही होती है पेशेंट, असल में क्योंकि वो बिल्कुल पानी टाइप कुछ, ये शायद पील है जी, बिल्कुल पानी टाइप मटेरियल होता है, तो लोग कहते हैं खैर है, नहीं, वो तो तेजाब भी पानी टाइप मटेरियल होता है, एक्चुअली तो तेजाब है। और अमाउंट मैटर करती है कितनी पील आप लगा। अब आप देखें वो लगा, वो अभी तक उनको नीट कर रही है। दिस इज व्हाट आई लर्नड फ्रॉम एस्थेटिक फिजिशियन, ही इज बेसिकली अ वेरी बिग नेम इन लंदन। तो वो जो है वो जब भी बोटॉक्स फिलर्स या फेस लिफ्ट करते हैं, ही इज़ अ वेरी बिग नेम, वो खुद मेक श्योर करते हैं कि द फेस इज़ क्लीन, और वो लगा रहता है वो बंदा जब तक कि फेस क्लीन नहीं होता। एंड वी डोंट अंडरस्टैंड, हम ज़रा जल्दी में होते हैं क्योंकि अभी बिंग पाकिस्तानी हमने हर चीज़ जल्दी जल्दी में करनी है।
तो आपने मेक श्योर करना है कि स्किन की आप क्लीन कर ले, तब तक मैं जल्दी से किचन में भी देख लेती हूँ कि क्या सिचुएशन है। हाँ जी, जो हमारी दाल है ढाबा स्टाइल फ्राई दाल माशा, वो हमारी बिल्कुल रेडी है। और साथ हमने आज उसको जो है सीजनल जो है उसके साथ थोड़ा डाल के आड़ू का भी सैलेड हाँ, बना के डाला साथ, और उसके साथ रायता। तो आप रोटियां मंगवाएं और इसको एंजॉय करें। बिल्कुल सही। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर साहिबा केमिकल पील भी शुरू करेंगे, जस्ट टू शो यू कि इट्स नॉट सम ड्रॉनी स्कैरी चीज एंड इट इज़ अ बेटर ऑप्शन देन बोटॉक्स एंड फिलर्स एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। अभी हमने खुराक की तरफ आके आपको दिखाया कि ये हमने एक तैयार किया है किचन में, तो ब्रेक के बाद डॉक्टर साहिबा ये भी गाइड करेंगे कि खुराक का कितना अमल दखल होता है एजिंग या एंटी एजिंग से आफ्टर अ ब्रेक। जी हाँ व्यूअर्स, डॉक्टर साहिबा आपकी सेटिस्फैक्शन पे बिल्कुल फेस नीट हो गया है। ठीक है, सी द फेस इज नीट। अगर हम थोड़ा सा कैमरा में, अगर आपकी इजाज़त हो लाला, हम दिखा सकते हैं। ये देखें, इधर हल्की सी हाइपर पिगमेंटेशन है, मेलाज्मा स्पॉट्स हैं ओवर द नोज, ओवर द चीक्स। असल में मुस्कुराहट इतनी प्यारी है कि बंदे की नजर ही नहीं जा रही किसी निशान निशून पे। इतनी प्यारी खूबसूरत सी स्माइल है। बाकी तो ये फेवरेट खाला है ग्लोइंग स्किन, फेवरेट खाला है ना। थैंक यू। जो आपकी उनके साथ वाइब है ना, वो मेरी वाइब है अपनी खाला रेहाना सहगल के साथ, चुनियाला के साथ। तो वो हम लोग वैसे ही इर्द-गिर्द होते हैं। अल्लाह माफ़ी दे, तौबा इस्तग़फ़ार, कभी फौत की पे भी जाते हैं तो दोनों खाला बेटी साथ होते हैं ना, तो हमारे तो तब भी स्माइल नहीं अंदर जा रही होती। तो एक दो दफ़ा तो उन्होंने मुझे कहा जाओ उधर जाके बैठो। वो होता है ना कि एक दूसरे के ऊपर कचीचियाँ चढ़ रही होती हैं। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कचीचियाँ। ओके, कचीचियाँ। अच्छा जी, तो खाला पे वैसे आपको आनी तो कचीची चाहिए थी, लगा आप उनको तजाब रही हैं। मैं उनको और बहुत खूबसूरत जेंटल और बहुत लाइट ये चीज़ होती है। एंड व्यूअर्स, वही वाली चीज़ है ना, डॉक्टर की निगरानी में और एक प्रॉपर ट्रेंड बंदे की निगरानी में व्यूअर्स ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ता है। मौके पे मसला होने से पहले ही वो रिजॉल्व हो जाता है। देखिए, हर इंसान मुख्तलिफ है व्यूअर्स, हु नोज़, अल्लाह ना करे उनकी स्किन रिएक्ट कर जाती है, तो डॉक्टर तो सामने है ना मौके पे हैंडल करने के लिए। आई कांट व्यूअर्स कीप इंसिस्टिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ डूइंग इट विद द राइट एंड ट्रेंड पर्सन। अब ये बच्ची उम्र में मेरे से बहुत छोटी हैं, लेकिन द पॉइंट इज एट द एंड ऑफ द डे, ये बच्ची बाहर से पढ़ के आई है, अपनी डिग्रीज मुकम्मल करके आई है, एक एफर्ट और मेहनत की है अपनी ज़ात के ऊपर। अब शी इज़ इन अ पोजिशन टू डू दिस। जी, अब ये देखिए, और इन्होंने जो ब्रश भी यूज़ किया लगाने के लिए, वो बिल्कुल ब्रांड न्यू उन्होंने निकाला है, स्टेरिलाइज्ड, क्लीन, ब्रांड न्यू, हर चीज़ साफ़ सुथरी, स्टेरिलाइज्ड। देखिए, ये तो ऑब्वियसली क्योंकि एक सेट की इन्वायरमेंट है तो उस लेवल की स्टेरिलाइजेशन नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए, इसीलिए हम कभी कोई उस किस्म का इन्वेसिव बड़ा प्रोसीजर नहीं करते यहाँ पे। बट आपको दिखाने का पॉइंट ये होता है कि दीज आर ऑल डूएबल थिंग्स गाइस, ये की जा सकती हैं और एक दफ़ा ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है अगर आप ट्रेंड क्वालिफाइड बंदे के पास जाते हैं। अब जब तक हम वेट कर रहे हैं इसके थोड़ा सा रिजल्ट का, आप मुझे ये बताइए अब नेक्स्ट स्टेप, खुराक। वो तो मेरा फेवरेट टॉपिक है, डाइट। इफ़ यू टॉकिंग अबाउट डाइट और हम उसको रिलेट करें एंटी एजिंग से, ठीक है, या एजिंग से। मैं तो कहती हूँ कुछ खाने होते हैं एंटी एजिंग के और कुछ होते हैं जो एजिंग के खाने होते हैं, जो ले जाते ही आपको एजिंग की तरफ है। एनी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन करती है, वो आपको उम्र से ज़्यादा बड़ा ही दिखाती है। डिहाइड्रेशन, आपका मुंह चूसे हुए आम की तरह लगता है। तो हर चीज़ ही खाने पीने से, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगी? अपने आप को एंटी एजिंग या एजिंग से बचाने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्या चीज़ें ले फॉर? सबसे पहले बिल्ड इन विटामिन सी। विटामिन सी जो है, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? जो विटामिन सी है, इट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज वो बनाता है कोलेजन। अब कोलेजन हम सब सुनते हैं, एवरीबॉडी नोज कोलेजन है जी, कोलेजन है स्किन। कोलेजन क्या है? ये हम सेकेंड लेयर लगा रहे हैं। यस, पील की, ठीक है। कोलेजन इज़ बेसिकली अ प्रोटीन एंड दैट्स द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ स्किन। जैसे एक इमारत हम बनाते हैं और वो हम ब्रिक्स से खड़ी करते हैं, वैसे ही जो हमारी स्किन है, फॉर सपोज दैट्स अ बिल्डिंग, और जो कोलेजन है वो इसकी ब्रिक्स हैं, वो इसकी ईंटें हैं। बट लोग तो कहते हैं कि विटामिन सी जितना बॉडी को चाहिए होता है वो ले लेती है, बाकी तो वो खारिज हो जाता है। नो, जो विटामिन सी है वो कोलेजन प्रोडक्शन में हेल्प करता है। व्हाट हैपेंस इज, जब आप आफ्टर 20s हर साल 1% ऑफ द कोलेजन स्टार्ट्स टू डिप्लीट इन द बॉडी, ठीक है, तो हमें कोलेजन इनटेक रखनी है, मतलब थिंग्स दैट प्रोड्यूस कोलेजन, जिसमें बोन ब्रेथ भी है।
हाँ बोन जी। ब्रॉथ भी है दैट्स द बेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल कोलेजन। और ये मटन या बीफ की हड्डियों से हाँ मिलता है जी। हमें, चिकन से नहीं। जी, जो लोग कोलेजन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं उसके लिए भी मैं बता दूं कि जो कोलेजन होता है, व्हेन वी टेक कोलेजन, तो कोलेजन जो है वो अमाइनो एसिड्स में डिज़ोल्व हो जाता है व्हेन वी डाइजेस्ट। तो इट्स स्टिल क्वेश्चनेबल कि वो जाके स्किन में इफ़ेक्ट कर भी रहा है कि नहीं। बट अगर आप यखनी पीते हैं जी। और उस यखनी के अंदर आधा नींबू निचोड़ देते हैं तो आपने विटामिन सी को ऐड कर दिया अब्जॉर्प्शन के लिए, Collagen। कहानी खत्म हो गई। यस, ओके, नाउ सेकंड लेयर लगाने के बाद अब क्या होगा? वी हैव टू वेट another 3-4 minutes, we have to let it dry। जब वो ड्राई हो जाएगा तो हम दोबारा ये प्रोसेस रिपीट करें। और ये कितनी दफ़ा होता है? 3 टाइम। जैसे इनकी स्किन है, आई हैव शोन यू मेलाज्मा, हाइपर पिगमेंटेशन के लिए 3। 3 के बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? फिर हम इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब 2 टाइप के प्रोसेसेस हैं। एक प्रोसेस में हम वी लेट द पेशेंट टू वेट फॉर द नेक्स्ट 12 आवर्स। 12 आवर्स तक आपने स्किन वॉश नहीं करनी। ठीक है। लेकिन एक प्रोसेस ये है कि अगर आपको जल्दी करना है, इफ़ यू हैव टू गो आउट इन द सन और समथिंग, तो फिर आप जो है इसको मैं न्यूट्रलाइज कर दूंगी विद वाटर, या इसको धुलवा दूंगी मैं, और इसके ऊपर सन ब्लॉक लगा के हम पेशेंट को जाने देते हैं। सन ब्लॉक लगा सकते हैं जी जी। लेकिन Sunblock मेकअप miss नहीं और करना। बाकी चीज़ें कब तक नहीं व्हाट लगाना? वी सजेस्ट 2 दिन के लिए नो मेकअप, नो टिंटेड सनस्क्रीन्स, नो मेकअप। क्योंकि ठीक स्किन की वैसी खुली हुई है, उसके ऊपर आपने अगर क्योंकि वो एक्सफोलिएशन का प्रोसेस चल रहा है। सो इफ़ यू वांट अ गुड एक्सफोलिएशन तो आप लेट द स्किन लेकिन क्या मिर्चें मुर्चें चीज़ें वीज़ें बाद में नहीं लगती? एज ए मेकअप। मतलब जैसे केमिकल पील है ना, मैंने कोई कभी किया नहीं केमिकल पील, मैं इसलिए पूछ रही हूँ नहीं, आपसे। नहीं, बाद में कोई मिर्चें विर्चें नहीं, अभी नहीं, आपको कुछ फील नहीं चुनमुन भी नहीं हो रही कोई? कुछ भी चुन वेरी कोई नेचुरल। itching और अगले दिन ये देखेंगी कोई कि itching ग्लो, नहीं एंड आई होता। शेयर पिक्चर्स विद यू, तो आप दिखा सकती हैं ऑडियंस को कि आफ्टर 7 डेज किस तरह का ग्लो आया। तो जैसे कि अगर मैं आज प्रोग्राम के बाद आपसे करा लूँ तो दी ओनली थिंग इज कि कल और परसों मुझे मेकअप नहीं लगाना, जी। बट सन ब्लॉक के साथ मैं नॉर्मल अपने काम कर सकती हूँ। अगर बहुत ज़रूरी है तो मेकअप लगा सकते हैं, मतलब इट्स नॉट प्रोहिबिटेड, लगा सकते हैं मेकअप, लेकिन हम बेस्ट सजेस्ट करते हैं क्योंकि लोग अगले दिन ही बेसें लगा के थूक के बाहर चले जाते हैं। तो अब मेरे जैसा बंदा मेरे चेहरे पे कितनी दफ़ा लगेगा केमिकल पील? आई थिंक थिन स्किन है मेरी। 2 इज़ गुड इनफ। लेकिन दिस मैं बता रही हूँ, मैंने पहले ही बताया था, दिस इज़ अ वेरी माइल्ड फॉर्मुलेशन, ठीक है, दिस इज़ अ वेरी माइल्ड पील। इससे जो है हल्की एक्सफोलिएशन होती है, तो इट्स ठीक। वेरी सेफ। वेरी सेफ। तो वेरी मतलब सेफ। परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। परेशान और टॉप लेयर पे अगर छाइयाँ हैं कुछ तो वो भी हाँ, से और आप जो है यू फील वेरी फ्रेश और एक ग्लोइंग इफेक्ट आता है। तो आपका 1 महीना अच्छा गुजर जाता है, यू हैव अ ग्लो ऑन द स्किन, क्योंकि स्किन एक्सफोलिएट हो रही है ना। और ये कितना रेगुलरली कराना चाहिए ये भी बताओ? आफ्टर एवरी 2 to 3 months आई सजेस्ट। 2 to 3 months? यस। अच्छा, आजकल तो लोग कहते हैं हर 2 वीक्स के बाद केमिकल पील कराएं, 3 वीक्स के बाद ये कराएं। मेरा think पॉइंट ये है कि give बंदा your- अफोर्ड कैसे करे? बंदा अफोर्ड कैसे करे? अगर आपका हर महीने 1.5-2 लाख की डेंटिंग पेंटिंग ही हो रही है तो ये फिर मज़ा तो नहीं आता ना। सही है। और कौन अफोर्ड करता है? सबसे बड़ी बात ये कि अफोर्ड कौन करता है? अब देखें दिस इज ड्राई, और अब हम जो है 3rd लेयर अप्लाई Third layer करेंगे, apply ठीक है। अब बाबा उंगलियां ना लगाए ना, वो खुद ही अपने हाथ वो बैक्टीरिया मुंह पे लगा रही हैं। अब यू सी व्यूअर्स, अब जैसे कि अभी मैम को इन्होंने इस तरह से लगाया, अब इसके बाद अगर ये फुटबॉल अपने बच्चे को देखने के लिए चली जाती हैं दोपहर के 3 बजे और कड़कती धूप में बैठ जाती हैं, इवन सन ब्लॉक लगा के, तो वो अपनी ज़ात के साथ जाती है। True। तो जब आपको पता है कि आपका सन का और आउटडोर का काम है तो फिर हम वो नहीं करेंगे, तो फिर आपको बंदेदा पुत्र बनना पड़ेगा। फिर हम नहीं करेंगे वो काम। सही है। सही। तो आप हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज या कोई पैगाम देना चाहेंगे? ऑफ कोर्स, नंबर 1 डाइट का ख्याल रखें, कीप अ गुड डाइट, इन्वेस्ट इन योर डाइट, इन्वेस्ट इन किचन। जाएं और इंस्टेड के ये जो ज़्यादा ट्रीटमेंट्स पे पैसे लगा रहे हैं, पहले अपनी ग्रोसरीज पे पैसे लगाएं। नंबर 2, नो स्ट्रेस इन लाइफ। प्लीज़ एक जगह पे आप जा रहे हैं टू इन्जॉय, कम बैक, गीबते नहीं शुरू कर दें, स्ट्रेस लेनी नहीं शुरू कर दें, इन्जॉय योर लाइफ। क्योंकि स्ट्रेस क्या करता है, स्ट्रेस आपके कॉर्टिसोल लेवल्स को इंक्रीज करता है। यार लेकिन स्ट्रेस रिडक्शन की कोई टिप्स भी दे दें जहां आप बात कर ही रही हैं। देखें, यू आर वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई आस्क्ड यू एट दैट कॉन्फ्रेंस कि जी आई वांट यू टू कम ऑन द प्रोग्राम, क्योंकि देखिए इफ़ यू डोंट लुक लाइक व्हाट यू आर सेलिंग, जो भी है तो काम ना, एक बिजनेस है, अगर आप वो लग ही नहीं रही। अब देखिए फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप अपना ख्याल रखते हो, अपनी शक्ल को भी ठीक रखते हो। अब अपने अगर स्किन सैग कर रही है और आप लोगों को कह रहे हैं कि मेरे से आके ट्रीटमेंट कराएं, तो क्यों आपके पास आएगा? कटिंग यू शॉर्ट, अभी मेरा जो छोटा बेटा इज़ 1 year old। यू आर मैरिड? Yes, and I have 2 kids। जो मेरा बड़ा बेटा is 2 years old, the little one is 1 year old।
हसन है Hussein. हुसैन, मेरा हमजा है हसन, Hi. तीसरे का नाम हुसैन रखना था, वो नूरबान, नानी और दादी एंड वो नानी एंड दादी। सो बस जब घर में ऐसा बंदा हो तो फिर नानियाँ दादियाँ भी जवान लगती हैं। बट खैर आज यू आर ए यंग नानी दादी, आपने भी तो छोटी उम्रों में खुद भी शादियाँ कर ली और आगे बच्चों की भी कर दी, ज़्यादा आप क्यूट ना बने, मुझे पता है आपके। अच्छा, बट माई पॉइंट इज अल्टीमेटली अब मुझे ये बताइए कि जो स्ट्रेस हर बंदा कह रहा है अपना रिड्यूस करे, कैसे करें? देखो कहना आसान है, आपके पास कोई है फॉर्मूला स्ट्रेस रिड्यूस करने का? I think सबसे पहले तो start thinking you're beautiful. जब आप सोचेंगे ना, everybody is beautiful the way he is. Stop comparing yourself with other people. Stop comparing yourself with the fashion divas. Stop comparing yourself with models. अब आप अपने चेहरे को मायरा खान बनना चाहती है या मायरा खान अगर मेरिल स्ट्रीप बनना चाहती है तो सीधी बात है They're going to spoil themselves. शक्ल खराब हो जाएगी, फायदा कोई नहीं होना। और वो फिर भी स्ट्रेस में रहेंगे because they're in a race कि जी हमने उसकी तरह बनना है, हमने उसकी तरह। बात ये कि व्यूअर्स कितना को चेहरा बदल लेंगे, फिर वही लोग जो ये सारा कुछ करा लेते हैं फिर अपनी पुरानी तस्वीरें सारी इंस्टाग्राम फेसबुक सबसे डिलीट की जा रही होती हैं क्योंकि शक्ल तो कुछ और थी। अपनी फेस को एक मंथ तो रहेगी, 1 मंथ 2 मंथ, वही ना, उसके बाद फिर वो अपनी असल चेहरा अपना उस असल रूप में। और मेरा जो कंसर्न ज़्यादातर ये होता है बीइंग अ मदर ऑल्सो कि हम अपने बच्चों को क्या क्यूज़ दे रहे हैं, क्या मैसेजेस दे रहे हैं। हम अपने बच्चों को बेसिकली जब हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं छोटी उम्र पे, तो छोटी उम्र पे ही उनके दिमाग में ये बात बैठनी शुरू हो जाती है कि आई एम अगली, आई एम अनअट्रैक्टिव, मेरे में ये प्रॉब्लम है, मेरे में वो प्रॉब्लम है। तो व्यूअर्स दुनिया बतेरी नहीं है हमारे बच्चों को टॉर्चर करने के लिए कि हम उनके हाथों में फिर डिवाइसें पकड़ा देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले यही तो बात हो रही थी बाप बेटे से कि फादर ने कहा कि जी मैंने मोबाइल ही नहीं कभी दिया। अब वो बच्चा सिर्फ अपने आप को इम्प्रूव करने की टो में है, वो अपने बूथे को, अपनी बॉडी को नहीं, सही है, सही है। सो थोड़ा सा एक्सपोजर भी हमें कम करना पड़ेगा यंगर जनरेशन का, और कंपैरिजन हमने खुद ये सब कुछ दिया और हम खुद अपनी बच्चियों को कंपेयर करते हैं। खुद वही ना, खुद ये चीजें मोटी हो गई हो, हाय तुम्हारा रंग खराब हो गया, खराब क्या मतलब टैन हो गई, वो टैन होना तो बड़ी खूबसूरत बात है। बिल्कुल बिल्कुल। सो अल्टीमेटली आई थिंक अगर सब अपना अपना हिस्सा डाल दे सही बात है, तो चीज़ें काफ़ी सेट हो सकती हैं। और बच्चों को देखें, सबसे पहली चीज़ घर में शुरू होती है। जिस बच्ची की माँ उसे हर वक्त कोजा कहेगी, मोटा कहेगी, काला कहेगी, स्किन पे कमेंट करेगी, बालों पे करेगी, उसकी बच्ची एहसास कमतरी का शिकार होगी। जो अपने बेटे को बार बार हाइट वेट इन पे कमेंट करेगा, फिर क्या करेंगे? अल्टीमेटली उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। जब कोई चीज़ ठीक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक वो होती है जो चीज़ ख़राब होती है। अब अगर किसी की नाक थोड़ी सी टेढ़ी है, ज़बरदस्ती उसकी नाक की सर्जरी करवा लेना, जब ना उसका डिविएटेड सेप्टम है ना कोई और इशू है, कह के वो नाक ठीक कराते कराते नाक और विंगी हो जाए। सो द पॉइंट इज, देखिए अल्लाह ने जो तख्लीक किया बिल्कुल ऐसा ही, उसमें हम थोड़े रंग ज़रूर भर सकते हैं, बिल्कुल अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। ये नहीं कि बिल्कुल अपना नाक, होंठ, आईज वो सबको चेंज करो, चेक सारी। वो तो प्लीज़ रात को 10 बजे के बाद पुट योर फोन्स असाइड एंड टेक अ डीप स्लीप, क्योंकि जब हम स्लीप ले रहे होते हैं, जब हम सो रहे होते हैं, दैट इज़ द फेज जब स्किन रिपेयर हो रही होती है। तो यू हैव टू गिव योर स्किन सम टाइम टू हील, यू नो। अगर आप उसको वो हीलिंग पीरियड ही नहीं देंगे। अब मैं एक बात बताऊं, यहाँ पे ना इनका कंप्लीट पैच था प्लाज्मा का, यहाँ पे जस्ट थोड़ी सी वो करने से यहाँ पे उसमें अब आपकी जो एक्चुअल स्किन थी वो बाहर निकल आई, एंड यू सी द ग्लो, और ग्लो भी आ गई। आप ये देखिए, वैसे तो मैं दोनों नहीं बट देखिए ना, मैं तो इस साइड पे बैठ के तब से आपको देख रही हूँ, तो इनके एक्चुअली अब देखिए व्यूअर्स, ये नहीं होगा कि आज इन्होंने केमिकल पील की तो कल बिल्कुल ही मुंह साफ हो गया। होगा ये कि एक तो एक प्रोसेस चलती रहेगी, दूसरा एक जो होगा वो ये होगा कि जब ये कंटिन्यूअसली हर 2 महीने के बाद ये भी कराएंगी, साथ में माइक्रो नीडलिंग करा ली, 2-4 और चीजें करा ली, तो विदाउट इंजेक्टिंग सुई you can still get a good result. You've got skin boosters nowadays. Yeah. तो वो भी पेप्टाइड्स हो जाते हैं, अपने एक्सोसोम्स हो जाते हैं, स्टेम सेल्स हैं, पीआरपी से बहुत आगे चली गई है व्यूअर्स दुनिया। सो उसकी तरफ भी अगर जाना है तो पहले 0 से स्टार्ट करें, 10 से स्टार्ट करके 100 पे जाते हैं, फिर नुकसान होता है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, और आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, अपना चेहरा हमें लेंड करने का। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस ओवर एंड गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी। हम आपको अगली बार तकलीफ करेंगे ज़रा ज़्यादा मुश्किल काम के लिए। आज सिर्फ व्यूअर्स ये आपको दिखाना था कि केमिकल पील का लोग सोचते हैं कि शायद पता नहीं कोई एक तेजाब लगेगा, फिर पूरा मुंह का एक लेयर उतर आएगा। लोग बहुत वियर्ड बातें करते हैं,
बहुत सिंपल, बहुत अनकॉम्प्लिकेटेड, गप्पे लगाते लगाते ही, और उनको माइक लगा हुआ था, तो अगर उनको दर्द हो रही होती वो 1 सेकंड में आपको आवाज़ आ जानी थी कि व्हाटएवर, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग, कुछ भी नहीं। बट करो कोई सही हाथ में किया है। बट क्योंकि सही हाथ में किया है, एक ट्रेंड प्रोफेशनल ने किया है। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।